हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू विधि जुडिशियल एकेडमी। आइए दोस्तों, बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में यहीं से छोड़ा था, यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो आप लोग पहले भी मेरे साथ लिख चुके हैं। लाइक इंडिया की कोस्टल बाउंड्री 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसमें हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोस्ट भी कवर करते हैं। अगर मैं एक बार अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को छोड़कर इंडिया की कोस्ट लाइन बताऊं, जो कि गुजरात से वेस्ट बंगाल तक है, तो इंडिया की कोस्ट लाइन तकरीबन 6100 किलोमीटर की है। हम लोगों ने यहां पर यह भी पढ़ लिया था कि इंडिया की कोस्ट लाइन के ऊपर इस समय 8 स्टेट्स हैं। 8 है, यस, 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 8 नहीं 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लाइंग अलोंग द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, तो कोस्टल प्लेन्स को भी दो कैटेगरी में आप लोग बांटते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अगर आप देखें तो वो गुजरात से लेकर आपके पास कन्याकुमारी तक है, और अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो गंगा के डेल्टा से शुरू होते हैं, लाइक वेस्ट बंगाल से शुरू होते हैं और अप टिल जो कन्याकुमारी है वहां तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर मैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करूं तो जिसकी कोस्ट, अगर किसी भी कोस्टल प्लेन्स की विड्थ बहुत ज्यादा है, अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं, मतलब आप लोगों को अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो बीच, अगर बीच बहुत बड़े बड़े हैं, लाइक बीच की विड्थ बहुत चौड़ी है, लंबे कितने भी हो सकते हैं, मुझे लेंथ का कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी भी कोस्टल प्लेन्स की विड्थ के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोस्टल प्लेन्स की विड्थ बहुत ज्यादा है तो ये अनफिट माना जाता है पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। पोर्ट डेवलपमेंट मतलब जहां पर बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं। और अगर विड्थ बहुत छोटी है तो इट इज कंसिडर्ड फिट फॉर एनी काइंड ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट। इसलिए अगर मैं आप लोगों को जब पोर्ट्स वगैरह पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पोर्ट्स ही रहेगा, तो जब आप भारत के बंदरगाह पढ़ेंगे, पोर्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि वेस्ट कोस्ट में इंडिया के पास पोर्ट्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ईस्ट। ईस्ट में जितने भी पोर्ट्स आप लोगों के पास है वो सब हम लोगों ने मैन मेड बनाए हैं, क्योंकि नेचुरल कंडीशंस पोर्ट्स की है नहीं। अगर मैं इस भी स्लाइड में आप लोगों को ये ग्रीन वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं, नीचे जो शेडेड ग्रीन रीजन आप देख रहे हैं, ये ग्रीन रीजन आप लोगों को कोस्टल प्लेन्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देगा। लाइक दिस ग्रीन पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप इस ग्रीन पार्ट को थोड़ा बहुत यहां पर देख लें तो इस वाले रीजन में आप लोगों को ये ग्रीन पार्ट की विड्थ बहुत कम दिखेगी, और अगर मैं इस वाले ग्रीन पार्ट की विड्थ आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पर विड्थ थोड़ी ज्यादा है। और यही प्रॉब्लम है कि वेस्ट कोस्ट इंडिया की परफेक्ट है एनी काइंड ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि मरमगांव पोर्ट है, आपके पास कांडला पोर्ट है, जेएलएन पोर्ट है। गुजरात तो खैर सिटी ऑफ पोर्ट्स माना जाता है, आप स्टेट ऑफ पोर्ट्स, क्योंकि गुजरात के पास यहाँ पर एक कट आपको दिख रहा होगा और एक कट आपको नीचे दिख रहा है, ये पानी का कट है। और अगर आपको बताऊं, पानी का वो एरिया जो 3 तरफ से लैंड से घिरा होता है, हमने इसको पढ़ा था, इसको गल्फ कहते हैं, इसको बे कहते हैं, क्रीक कहते हैं और बाइट कहते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि वो क्रैक कितना बड़ा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज 2 क्रैक्स हमने इसको गल्फ कहा है। ऊपर वाली गल्फ है गल्फ ऑफ कच्छ, और नीचे वाली गल्फ को कहा जाता है गल्फ ऑफ खंभात। तो गुजरात के पास तो बहुत सारे पोर्ट्स है, सूरत है, जामनगर पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पोर्ट डेवलपमेंट गुजरात वाली साइड में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो एक बार इंडिया की इसी कोस्टल प्लेन्स को अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल ये कोस्टल प्लेन्स मेरे साथ ड्रॉ कर लेने हैं एक बार अच्छे से समझने के लिए। अगर मैं आप लोगों को कोस्टल प्लेन्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो मैं इन कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहा हूं, और ये हाईलाइटेड रीजन कितना चौड़ा है कितना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो जो कोस्टल प्लेन्स इंडिया की वेस्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, तो यहां पर मैं शेडेड रीजन भी बहुत नैरो बना रहा हूं, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो गुजरात से ये शुरू हो जाते हैं और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक अनइंटरप्टेडली ये चलते हैं। और अगर कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में आपको बता दूं। ये पूरा रीजन आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को नोट करनी है वो यहाँ पे देख लीजिए। ये एक क्रैक आपको दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ खंभात। दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ खंभात।
और जो बच्चे आज नए हैं मैं उनको बता दूं बेटा, गल्फ एक पानी के ऐसे रीजन को कहा जाता है जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो। तो दिस इज गल्फ ऑफ खंभात, और इसके ऊपर जो आपको गल्फ देखने को मिल रही है, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ कच्छ। ये गल्फ ऑफ कच्छ है। अब इसी कोस्टल प्लेन्स को अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं ईस्ट में, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो थोड़ी विड्थ है वो आपको ज्यादा दिखेगी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े ब्रॉड है, और ये ब्रॉड होने की वजह से ना बेटा यहां पर नेचुरल पोर्ट्स डेवलपमेंट बहुत मुश्किल से हो पाता, क्योंकि मुझे चाहिए एक ऐसी कोस्ट, अरे यार अपन को एक ऐसी कोस्ट चाहिए जिस उस पे कोस्ट पर अगर कोई भी अगर आप पोर्ट बना रहे हैं तो उस पोर्ट से कंटेनर बहुत आराम से मेनलैंड तक पहुंच जाए। ये पूरा बीच का एरिया है जो आप लोग यहां पर देखते हैं। बीचेस इंडिया के बहुत मशहूर बीच कोस्टल प्लेन्स पर मौजूद है। जैसे अगर मैं गोवा की बात करता हूं तो आपके पास बागा बीच है, वी हैव कैलनगुड बीच। तमिलनाडु में बहुत सारी बीचेस हैं, केरला इवन इज ऑल्सो फेमस फॉर वेरियस बीचेस। तो अगर अपन जैसे कि मैंने बोला कोस्टल प्लेन्स को देखें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की विड्थ बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और इंडिया के कौन कौन से स्टेट इन कोस्टल प्लेन्स पर लगते हैं तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात, देन यू हैव महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा, कर्नाटका, केरला। इस साइड की बात करते हैं तो तेलंगाना यू हैव, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और फिर आता है वेस्ट बंगाल। तो इन टोटल अगर आप देख लें तो इंडिया के 9 स्टेट्स कोस्टल बाउंड्री पर लगते हैं। और इंडिया की ये कोस्ट लाइन जो है, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखा रखी है, दिस इज 6100 किलोमीटर लॉन्ग। और अगर इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड को भी साथ में जोड़ लिया जाए तो ये 6100 किलोमीटर से बढ़ के 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी इफ यू ऐड आइलैंड्स ऑल्सो। अगर हम आइलैंड्स की कोस्ट को भी ऐड करते हैं तो दिस इज 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग। अब आप लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यहां पर स्टेट्स के हिसाब से इन कोस्ट के नाम डाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कोस्ट के नाम बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ये गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात हटा दे रहा हूं, केवल समझाने के लिए आप लोगों को यहां पर मैंने दिखाया था। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं गुजरात की कोस्ट के बारे में ही बात कर लेता हूं। देखिए गुजरात की ये अपर कोस्ट को केवल इस कोस्ट को कहा जाता है कच्छ कोस्ट और कच्छ कोस्टल प्लेन। इसको आप कहते हैं कच्छ कोस्टल प्लेन। फिर बात करते हैं ये खंभात वाले प्लेन को। खंभात वाली कोस्ट को कहा जाता है काठियावाड़। इसके लिए यूज किया गया है वर्ड काठियावाड़ कोस्टल प्लेन। और बार बार कोस्टल प्लेन ना लिखना पड़े इसलिए आप सीपी लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लेकर पूरा गोवा, महाराष्ट्र से पूरी गोवा तक की कोस्ट को हमने नाम दिया यहां पर कोंकण कोस्ट। इसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट। फिर बेटा वैसे तो कर्नाटका की अपनी कोस्ट है, बट कई बार क्या होता है ना, कर्नाटका और केरला को एक ही कोस्ट का नाम दे दिया जाता है। तो कर्नाटका की कोस्ट को आप लोग बोलते हैं कन्नारी कोस्ट। इसको कन्नारी कोस्ट कह दिया जाता है, बट कन्नारी कोस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड कोस्ट। कौन सी कंबाइंड? ये कर्नाटका से केरला तक की कोस्ट का नाम पड़ा है मालाबार कोस्ट। इसको आप मालाबार कोस्ट बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया दिस कन्नारी कोस्ट इज अ पार्ट ऑफ मालाबार कोस्ट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कोस्ट इज अ पार्ट ऑफ मालाबार कोस्ट। तो ये मालाबार कोस्ट का ही एक पार्ट है अगर अपन बात करते हैं कन्नारी कोस्ट की। चलिए ठीक, तो ये आपके पास कुछ कोस्टल प्लेन्स हो गए जो टोटल मिला के वैसे तो देखा जाए 5 है। कच्छ कोस्टल प्लेन, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट को अगर हम ढंग से पढ़े तो कर्नाटका अपनी कोस्ट को अलग से कन्नारी कोस्ट बोलता है। आप मेरे साथ कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे हैं। अब मैं आगे की बात करता हूं यार। अब अपन बात कर रहे हैं ईस्ट में जो आपके पास कोस्टल प्लेन्स है उनकी। देखिए यहां पर जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा को भी आप लोगों ने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, नॉर्दर्न उड़ीसा और सदर्न उड़ीसा। तो इसको समझ लेना। पहले तो मैं दोबारा बता दूं, उड़ीसा को भी आप लोगों ने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, दैट इज नॉर्दर्न उड़ीसा और सदर्न उड़ीसा। और आंध्र प्रदेश को भी आपने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश और सदर्न आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल से लेकर नर्दर्न उड़ीसा तक, नर्दर्न उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लेकर नर्दर्न उड़ीसा तक की इस कोस्ट का नाम पड़ा है उत्कल कोस्ट। और ये नाम उत्कल कोस्ट आया कहां से? तो देखिए आप नेशनल एंथम में भी उत्कल कलबंगा कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। उत्कल उड़ीसा का एंशंट नाम है। उत्कल से नाम पहले उत्कल से पहले नाम उड़ीसा का कलिंग था, कलिंग से उत्कल होता है, उत्कल से उड़ीसा होता है, और उड़ीसा से अब नाम इसका उड़ीसा हो गया है। ठीक है जी। तो वेस्ट बंगाल से लेकर नर्दर्न उड़ीसा तक की कोस्ट है उत्कल कोस्ट। फिर मैं बात करता हूं सर्दर्न उड़ीसा, सर्दर्न उड़ीसा से लेकर नर्दर्न आंध्र प्रदेश, सर्दर्न उड़ीसा से लेकर नर्दर्न आंध्र प्रदेश की ये छोटी सी कोस्ट जो आप लोग देख रहे हैं, इस कोस्ट को कहा जाता है नॉर्दर्न सिरकार। इस कोस्ट को आप लोग नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकार। उसके बाद सर्दर्न आंध्र प्रदेश से शुरू होकर कंप्लीट तमिलनाडु, कंप्लीट तमिलनाडु की ये वाली जो कोस्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। इसको आप लोग कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो अगर इन सारी कोस्ट को ऐड कर लिया जाए तो टोटल इनका किलोमीटर्स 6100 किलोमीटर्स है। कच्छ कोस्ट, काथियावर कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नारी कोस्ट, मालाबार कोस्ट, उत्कल कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। इफ यू ऐड ऑल ऑफ दीज कोस्ट तो आपके पास टोटल मिला के लेंथ आ जाती है 6100 किलोमीटर। सो व्हाट वी हैव लर्न कि हम इंडिया की कोस्टल बाउंड्री को यहां पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करता हूं तो वेस्टर्न कोस्ट को आप लोग 4 कोस्ट में डिवाइड करते हैं। 4 कोस्ट में एक तो हो गया कच्छ, एक हो गया काथियावाड़, एक हो गया कोंकण और एक हो गया मालाबार। और मालाबार के आगे सब डिवीजन है कन्नारी कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट को हमने केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज उत्कल, नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल। अब एक एक करके इन कोस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। सबसे पहले मैं वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बात कर लेता हूं। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में कुछ एक पॉइंट्स लिख लेते हैं। सर हेडिंग डाल दीजिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये टॉपिक आपके पास है ही, स्लाइड्स में तो होगा ही जो मैंने भेजी आपको, बट फिर भी अगर बनाना चाहते हो तो बना लेना। थोड़ा सा यहां पर शेडेड रीजन अगर आप देखें तो ईस्टर्न कोस्ट वाले प्लेन्स थोड़े ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट में हमारे पास कोस्ट लेंथ ज्यादा नहीं है, और जहां पर कोस्टल प्लेन्स नैरो होते हैं वहीं पर नेचुरल पोर्ट्स बन सकते हैं। पोर्ट्स मतलब जहां पे बड़े बड़े जहाज आके रुके। देखो ना, अगर यहां पर मैं किसी का पोर्ट फैसिलिटी डेवलप करता हूं तो पोर्ट्स फैसिलिटी में जो बड़े जहाज रुकेंगे उनके पास कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स को जल्दी से मैं ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं मेनलैंड तक, तो एरिया कम ट्रेवल करना पड़ेगा। बट अगर आप यहां पर कोई पोर्ट डेवलप करते हैं तो उस पोर्ट से कंटेनर जब ऑफलोड करोगे तब एक बड़ा एरिया आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। तो इसलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपके पास ज्यादा अच्छे पोर्ट्स नहीं है। वेस्ट कोस्ट में सर जो ट्रेड रूट जो है ना शिप का, वो इस तरह की ज्यादा, हाँ इसलिए ज्यादा भी है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि तमिलनाडु के पास में फंसता है श्रीलंका, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो एडम्स ब्रिज है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कोई भी शिप अगर वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाएगा तो उसको पूरा श्रीलंका सब सरकम नेविगेट करके जाना पड़ेगा। हम लोगों ने 2004 में एक प्लान भी दिया था कि अगर एडम ब्रिज को बीच में से तोड़ दिया जाए तो बहुत टाइम बच जाएगा प्लस फ्यूल बचेगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा था सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, क्योंकि एडम्स ब्रिज के साथ थोड़ा माइथोलॉजी भी हमारी कनेक्टेड है। इसको हम राम सेतु कहते हैं, और राम सेतु को तोड़ना इज नॉट was not accepted by Indians at that time। तो अभी तक फिलहाल केस चल रहा है, और केस यही चल रहा है यही डिफाइन करने के लिए कि राम सेतु जो एडम्स ब्रिज भी है ये एक नेचुरल ब्रिज है, इसमें मैनमेड कुछ कंपोनेंट्स नहीं दिखते, बट वो तैरने वाले पत्थर यहाँ पर आपको आज भी देखने को मिलेंगे। हाँ ये रियलिटी है, पत्थर तैरने वाले हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके आसपास जो वेजिटेशन आपको मिली है वो वेजिटेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना ये है कि यहाँ की एंडेमिक नहीं है, मतलब वो इंडिजिनस वेजिटेशन नहीं है, इस एरिया में नहीं मिलती है। और इस एरिया में नहीं मिलती है इसका मतलब क्या कि बाहर से लाकर प्लांट करी गई होगी। तो हो सकता है कि हाँ राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर हो। तो मैनमेड स्ट्रक्चर है अगर तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, तो सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को समझाऊं तो यार इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के वेस्ट में तो अरेबियन सी है, ये तो पूरा सागर हो गया। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के ईस्ट में अगर आप देखें तो वेस्टर्न घाट्स, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद आ रहा है?
अगर यहां पर देखें तो यहां पर चल रहा है ये वेस्टर्न घाट्स, दीज आर वेस्टर्न घाट्स, और इधर देखें तो यहां पर ईस्टर्न घाट्स है आपके पास। तो यहां पर सबसे पहले मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात कर लेता हूं। लिखिए, दिस कोस्ट इज सैंडविच्ड, दिस कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न, दिस कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखवा रहा हूं बेटा। दिस कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स, बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। दिस कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। फिर उसके बाद इसकी विड्थ लिख लेते हैं। द विड्थ ऑफ दिस कोस्ट इज बिटवीन 50 to 100 किलोमीटर्स। The width of this coast is between 50 to 100 kilometers. The width of this coast is between 50 to 100 kilometers. और जैसे कि आप कोस्ट को देख ही रहे हैं, इस कोस्ट को बहुत सारे पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कच्छ कोस्ट, काथियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नारी कोस्ट और मालाबार कोस्ट। सर यहां पर 50 किलोमीटर्स की विड्थ दिखती है गुजरात के पास, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे तो केरला तक 100 किलोमीटर्स की विड्थ हो जाती है। विड्थ मैंने बताया, रेंज बता दी आपको, 50 से 100 किलोमीटर्स की रेंज है। चलिए जी, उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। तो ईस्टर्न कोस्ट के बारे में लिख लीजिए। ईस्टर्न कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन Eastern Ghats and Bay of Bengal. Eastern Ghats and Bay of Bengal. Next point. Eastern Ghats and Bay of Bengal. The average width of Eastern Coastal Plain is, the average width of Eastern Coastal Plains is 120 kilometers. The average width of eastern coastal plains is 120 kilometers. Average width of eastern coastal plains is 120 kilometers. हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट 20 किलोमीटर बहुत होते हैं यार। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आ जाए तो 20 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद बेटा कोस्टल प्लेन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, और टॉपिक है मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहां पे हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट, मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। वैसे तो हमारे पास देखो सर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मेजर हमारे पास केवल 13 ही है, और अगर मैं माइनर पोर्ट्स की बात करता हूं तो माइनर पोर्ट्स तो आपके पास 180-190 के आसपास माइनर पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। बट मैं यहां पर मेजर पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर शुरू कर लेते हैं एक बार मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करते हैं तो 6 मेजर पोर्ट्स, 6 मेजर पोर्ट्स आपके पास ईस्टर्न कोस्ट में है, और 6 ही मेजर पोर्ट आपके पास वेस्टर्न कोस्ट में है। तो दोनों कोस्ट मिला लिए जाए तो 12 पोर्ट्स तो ये हो गए जो सरकार चलाती है, और एक पोर्ट ऐसा है, एक पोर्ट जो सरकार के पास नहीं है, इट इज हैंडल्ड बाय अडानी। तो एक पोर्ट इन 13 पोर्ट्स में से अडानी चलाता है, और बाकी के 12 पोर्ट्स गवर्नमेंट ओन्ड पोर्ट है। तो एक पोर्ट है जो प्राइवेट पोर्ट है। तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये भी आप लोगों को स्लाइड में नहीं मिलेगा। एक एक करके सारे पोर्ट्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बेटा मैं कोलकाता पोर्ट पर आ जाता हूं। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट आज आप बोलते हैं इसको कोलकाता जरूर है क्योंकि वेस्ट बंगाल के कोलकाता के पास में है, बट इसका ओरिजिनल, इसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो कोलकाता पोर्ट का ऑफिशियल नाम लिख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये कोलकाता पोर्ट का ऑफिशियल नाम है। ब्रिटिश टाइम पीरियड से ये पोर्ट आपके पास है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो इट वॉज स्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स, इट वॉज स्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज स्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहला पोर्ट था ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसको उस समय वैसे तो ये कोलकाता पोर्ट ही बोलते थे, कई कई जगह पर ना सर इसको हुगली पोर्ट भी बोला जाता है क्योंकि हुगली रिवर के ऊपर है ये।
और हुगली रिवर के साथ में ही बसा हुआ है कोलकाता भी, तो इसको आप लोग हुगली पोर्ट भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको हर पोर्ट का बिजनेस भी लिखना है, कौन से पोर्ट से किन किन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस पोर्ट में कौन कौन सी चीजें आप जनरली हैंडल करते हैं। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मेजर बिजनेस आइटम्स बता रहा हूं। देख लीजिए इसमें कौन कौन सी चीजों का ट्रेड होता है। आयरन ओर, मैं कोलकाता पोर्ट में मेजर चीजें बता रहा हूं जिनका बिजनेस यहां से होता है। आयरन ओर, लेदर प्रोडक्ट्स, आयरन ओर, लेदर प्रोडक्ट्स, कोल, कॉपर, आयरन ओर, लेदर प्रोडक्ट्स, कोल, कॉपर, स्टील एंड टी। आयरन ओर, लेदर प्रोडक्ट्स, कोल, कॉपर, स्टील एंड टी। तो ये कोलकाता पोर्ट से ज्यादातर आप लोग स्टील एंड टी, चाय, क्योंकि वेस्ट बंगाल के नदर्न सेक्टर में आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेगा, उसी के बगल में असम है, तो यहां से बहुत सारी चीजें ये एक्सपोर्ट होती है। वैसे ये जो मेजरली आपने आइटम्स लिखी है ना, ये हम लोग एक्सपोर्ट ही करते हैं, इंपोर्ट बहुत कम चीजें यहां से होती हैं। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट इज पारादीप, PARADIP। पारादीप पोर्ट वैसे तो उड़ीसा में है, तो पारादीप पोर्ट इज इन उड़ीसा, उड़ीसा में है सर ये पोर्ट। और कहां पर लोकेटेड है बेटा, जिस पॉइंट पर महानदी, महानदी तो सुना ही हम लोगों ने, साउथ इंडिया में एक रिवर है महानदी, तो जिस पॉइंट पर महानदी बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है ना, उस पॉइंट पर है ये पारादीप पोर्ट। तो इसके बारे में लिख लीजिए, इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर महानदी एंड बे ऑफ बंगाल। इट इज कंस्ट्रक्टेड at the confluence of river Mahanadi and Bay of Bengal, river Mahanadi and Bay of Bengal। अब बात कर लेते हैं मेजर आइटम्स की जो इस पोर्ट से आप लोग ट्रेड करते हैं। यहां पर सर बस दो ही चीजों का ट्रेड संभाला जाता है, दैट इज आयरन ओर एंड कोल। तो यहां पे मेजर आइटम्स में केवल दो चीजें लिख लीजिए, आयरन ओर एंड कोल। केवल यही दोनों चीजें मेजरली इस पोर्ट से ट्रांसपोर्ट की जाती है। उसके बाद बेटा मैं उस पोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो मेजरली वैसे तो हम लोग इंडियन नेवी यूज करती है इस पोर्ट को, नाम है इसका विशाखापत्तनम। नेक्स्ट पोर्ट इज विशाखापत्तनम, नेक्स्ट पोर्ट है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है और शॉर्ट फॉर्म विशाखापत्तनम पोर्ट की वाइजैग है, वाइजैग, VIZAG, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको वाइजैग पोर्ट बोलते हैं, ZAG। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी चीजें यहां से हम लोग जनरली संभालते हैं। आइटम्स के बारे में बात कर रहा हूं। आयरन ओर, आयरन ओर, एडिबल ऑयल्स, एडिबल ऑयल में आपके पास मस्टर्ड ऑयल आ जाता है, पाम ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, तो आयरन ओर, एडिबल ऑयल्स। एल्यूमिना, थर्ड आइटम है एल्यूमिना, ALUMINA, एल्यूमिना, एल्यूमिना एंड पैलेट्स, PELLETS। सर पैलेट्स एक्चुअली पेपर में आता है, पेपर और एनिमल को भी खिलाने के काम आते हैं, उन सब चीजों को आप पैलेट्स कहते हैं। तो जनरली एनिमल फीड ही मान लो आप, मतलब बायोमास होता है ना, बायोमास को भी यहाँ पर पैलेट्स कहा जाता है। यहाँ पे जनरली बायोमास का ही हम लोग सारा कुछ संभालते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट। अगला पोर्ट है बेटा कामराजर पोर्ट। कामराजर को एन्नौर पोर्ट भी कहते हैं आप लोग, तमिलनाडु में है ये कामराजर। कामराजर इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन्नौर, ENNORE। तो कामराजर पोर्ट हो जाए या एन्नौर पोर्ट, ये चेन्नई में है बेटा। चलिए तो लिख लीजिए, इट इज द फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट इन इंडिया, इट इज द फर्स्ट एंड द ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट इन इंडिया। ये अभी तक का एक पहला और अभी तक का तो एक लौता कॉर्पोरेट पोर्ट है। और कॉर्पोरेट पोर्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के पास नहीं है। 67% इस पोर्ट का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, तो ऑफकोर्स इस पोर्ट की ओनर सरकारी है। बात कर लेता हूं कौन कौन सी चीजें इस पोर्ट पर हम लोग संभालते हैं। आयरन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केवल दो चीजें, आयरन और एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। चलिए जी, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं बेटा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट अगर कोई है तो दैट इज चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट इज चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बारे में बात करें तो वैसे सर सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये। कंटेनर पोर्ट का मतलब क्या होता है, हर पोर्ट के पास एक कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी बनाई जाती है।
कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जब जहाज रुकते हैं तब कंटेनर्स ऑफलोड होते हैं, तो कंटेनर्स को जहां रखा जाता है जिस गोडाउन में, आप उसको कंटेनर कैपेसिटी कहते हैं। तो चेन्नई पोर्ट की बात करते हैं यार। चेन्नई पोर्ट को अंग्रेजों के समय बनाया गया था और उस समय इसका नाम मद्रास पोर्ट था, तो इसके बारे में लिख लीजिए, इट वॉज अर्लियर नोन एज मद्रास पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बारे में, इट वॉज अर्लियर नोन एज मद्रास पोर्ट, अर्लियर नोन एज मद्रास पोर्ट, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, second largest container port in India, and the largest port in Bay of Bengal, and the largest port in Bay of Bengal. सर इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट तो आपके पास कोलकाता पोर्ट है ही, सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट बॉम्बे पोर्ट है, और तीसरा ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करें तो वो चेन्नई पोर्ट है। तो ये लिख लीजिए इसके बारे में, इट इज अ थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल 3 ही पोर्ट्स बनाए थे, कोलकाता पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और बॉम्बे पोर्ट। आज के डेट में बॉम्बे तो मुंबई पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट कोलकाता है, उस समय इसको आप लोग बंगाल पोर्ट कहते थे, और मद्रास पोर्ट का नाम बदलकर हम लोगों ने चेन्नई पोर्ट कर दिया। चलिए जी अब बात करते हैं चेन्नई पोर्ट पर कौन कौन सी चीजों का ट्रेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक आपने किसी पोर्ट में नहीं लिखी, दैट इज ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल, अगर आप कोई गाड़ी भी मंगाते हैं तो ज्यादातर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, पूरी गाड़ी वगैरह हम लोग इस पोर्ट पर मंगवाते हैं, दैट इज ऑटोमोबाइल्स। सेकंड चीज जो हम लोग यहां पर लिखते हैं, जो हमने पहले भी नहीं लिखा, दैट इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का भी यहां पर ट्रेड होता है, ऑटोमोबाइल्स, ग्रेनाइट। तीसरी चीज है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। और उसके बाद जो चीजें मैं बाद में लिखवा रहा हूं वो वैसे हर एक पोर्ट पर आप देख पाओगे, ये आप लोगों ने कॉमनैलिटी से हर पोर्ट में लिखा है। आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन ओर, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी यहां पर ट्रेड हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलती है ऑटोमोबाइल, ग्रेनाइट और फर्टिलाइजर्स। ये उससे ऊपर आपने किसी पोर्ट में नहीं लिखा, ठीक है। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ऑटोमोबाइल्स, ग्रेनाइट, फर्टिलाइजर्स, आयरन और कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजें हैं चेन्नई पोर्ट के बारे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन पोर्ट भी तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन पोर्ट, इट इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। बट इस पोर्ट का ऑफिशियल नाम आपको बता दूं, इस पोर्ट का ऑफिशियल नाम है वीओ चिदम्बरानर पोर्ट, वीओ चिदम्बरानर। इस पोर्ट का ऑफिशियल नाम लिख लीजिए, वीओ चिदम्बरानर पोर्ट, ये इस पोर्ट का ऑफिशियल नाम। वैसे आप इसको तूतीकोरिन पोर्ट बोल देते हैं, लिख लीजिए इसके बारे में। ये पोर्ट मेजरली यूज होता है वैसे जब भी हम लोग श्रीलंका से ट्रेड करते हैं, तो श्रीलंका से जो आइटम ट्रेड की जाती है वो जनरली तूतीकोरिन पोर्ट से की जाती है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, दिस पोर्ट इज मेजरली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग गुड्स, दिस पोर्ट इज मेजरली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग गुड्स, दिस पोर्ट इज मेजरली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग गुड्स टू एंड फ्रॉम श्रीलंका, दिस पोर्ट इज मेजरली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग गुड्स टू एंड फ्रॉम श्रीलंका। और यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस अगर किसी चीज का होता है तो वो फिशिंग बिजनेस यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तूतीकोरिन पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज पर्ल फिशरी पोर्ट। इस पोर्ट को आप लोग पर्ल फिशरी पोर्ट भी कहते हैं। दिस पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज पर्ल फिशरी पोर्ट। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजें यहां से हम लोग ज्यादातर बिजनेस यहां पर होता है। तो यहां पे लिख लीजिए फिशिंग सेक्टर, फिशरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पहले नहीं लिखी ऊपर कहीं पर भी, शुगर, फिशरीज, शुगर, सॉल्ट, ये 3 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, फिशरीज या फिशेज, शुगर, सॉल्ट। और इसके बाद वो घिसी पिटी 2 चीजें, कोल, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और ये जितने पोर्ट्स अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ लिखे हैं, कितने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले कोलकाता, फिर मैंने पारादीप बताया, वाइजैक पोर्ट 3rd था, कामराजर पोर्ट 4th,
चेन्नई पोर्ट फिफ्थ और लास्ट में है तूतीकोरिन पोर्ट। तो ये 6 पोर्ट्स आपके पास ईस्टर्न कोस्ट में है। अब मैं जंप कर रहा हूं वेस्टर्न कोस्ट पर। वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट अगर कोई है तो वो है कांडला पोर्ट। हाँ, ये सब ईस्टर्न वाले थे सर। अब मैं वेस्ट पे जंप कर रहा हूं। वेस्टर्न कोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट आपके पास है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का ऑफिशियल नाम लिख लीजिए, दीन दयाल पोर्ट। किधर है कांडला पोर्ट? गुजरात में। कांडला पोर्ट का ऑफिशियल नाम है दीन दयाल पोर्ट एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात। इट इज लोकेटेड इन गुजरात। इसके बाद बात करते हैं, दिस पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। कांडला पोर्ट के बारे में बोला जाता है इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, बट क्या साइज के हिसाब से लार्जेस्ट बोल रहा हूं? नहीं, दिस पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ कार्गो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वॉल्यूम ऑफ कार्गो को अंडरलाइन कर देना जी। बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ कार्गो, मतलब कार्गो शिप समझ में आता है? कार्गो का मतलब यहाँ पे शिप्स हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में शिप्स यहाँ पे रुकते हैं और निकलते हैं। तो कांडला पोर्ट वॉल्यूम ऑफ शिप्स के या वॉल्यूम ऑफ कार्गो के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो अ ट्रेड फ्री पोर्ट, ट्रेड फ्री जोन। दिस पोर्ट इज ऑल्सो इज अ ट्रेड फ्री जोन। दिस पोर्ट इज ऑल्सो अ ट्रेड फ्री जोन। अब ये ट्रेड फ्री जोन क्या होता है यार? बाकी के किसी पोर्ट पर भी भारत की सरकार जो है वो अपना ट्रेडिंग फीस छोड़ती नहीं है। आपने कांडला पोर्ट को ट्रेड फ्री जोन इसलिए घोषित किया है ताकि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स, मतलब मेजरली एक्सपोर्टर्स को आप यहां पर सपोर्ट कर सके। इंपोर्ट करवाओगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, ये आप मान के चलिए। अगर आप एयरपोर्ट से भी इंपोर्ट करवाते हैं या अगर आप पोर्ट से भी कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं तो एवरीथिंग विच इज इंपोर्टेड इन इंडिया उस पर आपको कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। वो बात अलग है कि कुछ मेडिकल ड्रग्स हैं जिसके इंपोर्ट पर सरकार ने इस बार कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है। वैसे तो कस्टम ड्यूटी हर चीज पर लगती है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि ये ट्रेड फ्री जोन है। यहां पर जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनको सरकार को किसी तरह की कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं कौन कौन सी चीजें कांडला पोर्ट पर हैंडल की जाती हैं जो हम लोगों ने पहले ईस्टर्न कोस्ट में कहीं नहीं पढ़ी। तो लिख लीजिए मशीनरी। कोई मशीनरी अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो मशीन्स वगैरह कांडला पोर्ट पर आती हैं। मशीनरी, केमिकल्स, मशीनरी, केमिकल्स। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पहले भी नहीं पढ़ी, दैट इज टेक्सटाइल्स। तो मशीनरी, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। मशीनरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स। और 2 चीजें मैं और पढ़ा रहा हूं जो हम ईस्ट कोस्ट में भी पढ़कर आए हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सॉल्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सॉल्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सॉल्ट, नमक। पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो सर हर जगह कहीं ना कहीं से मंगा ही लेते हो। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एक पोर्ट ऐसा भी है जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बिल्कुल भी आप लोग ट्रेड नहीं करते हैं, वो आगे पढ़ोगे मेरे साथ। इसके बाद मैं आगे चल रहा हूं जी। नेक्स्ट पोर्ट है जेएलएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और जेएलएन पोर्ट को, वैसे तो ये महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास है। इस पोर्ट का असली नाम जेएलएन नहीं है, इस पोर्ट को आप लोग वैसे नेहवा शेवा पोर्ट बुलाते हैं। जेएलएन पोर्ट का ऑफिशियल नाम नेहवा शेवा पोर्ट है। कभी मुंबई जाइएगा तो मुंबई भी आप लोगों को 2 देखने को मिलेंगे। एक तो मुंबई है जहां पे ताज होटल है, और दूसरा मुंबई है जिसको ये नवी मुंबई कहते हैं। नवी मुंबई वैसे देखने में तो बहुत, सुनने में तो सुंदर लग रहा है, बट एक्चुअली में नवी मुंबई स्लमी है। नवी मुंबई बसाया गया था ये बोलकर कि मुंबई एयरपोर्ट की तरह एक एयरपोर्ट नवी मुंबई में बनेगा। तो बहुत सारे मुंबई कर्स जमीनें ले लेते हैं यहां पर कि भाई एयरपोर्ट बनेगा तो रेट बढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे नॉन मुंबई कर्स भी आके बस जाते हैं अंदर, जैसे दिल्ली वाले गए। फिर बाद में सरकार बोलती है नहीं सर हमारी ये पॉलिसी कैंसिल हो गई। तो आज के डेट में नवी मुंबई केवल मामू बना दिया इन्होंने। तो नवी मुंबई से मुंबई जाने के लिए वो जो लोकल चलती है ना, वो एक्चुअली में लोकल इसलिए जाम लगता है वहां पर क्योंकि स्लम से बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिडिल क्लास इंसान आज नवी मुंबई में है। तो ये पोर्ट जो है सर ये नवी मुंबई में ही है। अगर मैं जेएलएन पोर्ट की बात करता हूं, एयरपोर्ट तो यहां पर कोई नहीं है, हाँ बट एक सी पोर्ट बना के दे दिया, दैट इज नवी मुंबई। अगर आपको याद, हाँ जी, हाँ जेएलएन पोर्ट नवी मुंबई में है। नवी मुंबई में एक डिस्ट्रिक्ट शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो या सुना हो, रायगढ़ सुना है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात मैंने ना हिस्ट्री में भी पढ़ाई है आपको, जब मैं मराठा पढ़ा रहा था।
जो ये रायगढ़ है, ये मराठा साम्राज्य की राजधानी भी है। ठीक है, तो ये नवी मुंबई के आसपास है। अगर थोड़ा पीछे जाएं अगर हम, तो चेन्नई पोर्ट में एक पॉइंट लिखा था आप लोगों ने, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, याद आ रहा है? चेन्नई पोर्ट, जिसको मैंने बोला मद्रास पोर्ट भी बोलते हैं, कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी में भारत का दूसरा सबसे बड़ा था। तो पहला कौन है? जेएलएन पोर्ट। यहां पे लिख लीजिए, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट, इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ, it is India's largest port in terms of container handling capacity. This is India's largest port based on या in terms of container handling capacity. मतलब कहा जाता है कि अगर कोई भी कंटेनर आ रहा है ना सर, 56% इंडिया के टोटल कंटेनर्स इसी पोर्ट पर उतरते हैं। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इट हैंडल्स 56% ऑफ द कंटेनर्स in the country. It handles 56% of the containers in the country. तो काफी बिजी पोर्ट है नेवा शिवा पोर्ट। आइए बात कर लेते हैं इस पोर्ट से कौन कौन सी चीजें ट्रेड होती है। सर सबसे पहले लिखिए बोनलेस मीट, तो मतलब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी जेएलएन पोर्ट अच्छा है। बोनलेस मीट, फार्मास्यूटिकल्स आप लोगों ने पहले कहीं नहीं लिखा, फार्मा प्रोडक्ट सारे यहीं से आते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में ना तो केवल मेडिकल ड्रग्स मेडिसिन आती हैं, बट यहां पर मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हो गया, बीपी मशीन्स हो गई, ये सब फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं। शुगर डायबिटीज चेक करने की मशीन, तो फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट कारपेट्स बहुत फेमस है जी। कारपेट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब जेएलएन पोर्ट से होते हैं। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं वो सारी चीजें जो कॉमनैलिटी से वेस्टर्न कोस्ट में हम लोगों ने पढ़ी है। हमने ऊपर कांडला में भी लिखी थी, यहां पर भी लिख लीजिए, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, केमिकल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। टेक्सटाइल्स, मशीनरी, केमिकल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। टेक्सटाइल, मशीनरी, केमिकल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। अब एक गजब चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी, जेएलएन पोर्ट में आयरन और कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पूरी तरीके से एब्सेंट है। इस पोर्ट से कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता है। और कहा जाता है कि ये पूरा की पूरा पोर्ट जो है ना जेएलएन पोर्ट, इसको इंडियन रेलवेज ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी है। अच्छा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब क्या होता है यार? What do you understand by freight corridor? जी सर, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है? देखो यार, इस पोर्ट को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से तबियत सर ऐसी है आज। अगर इस पोर्ट को देखा जाए तो ये पूरी तरीके से, मैंने बोला इंडियन रेलवेज ने बनाया है ना, और इंडियन रेलवेज ने बनाया इसलिए ये पूरा पोर्ट बेटरली कनेक्टेड है रेलवे लाइन से। मतलब रेलवे लाइंस की पटरियां इस पोर्ट को कनेक्ट करती है। ऐसे पोर्ट को फ्राइट कॉरिडोर कहते हैं। मतलब क्या कि जो चीजें यहां पर आप मंगवाते हैं ना, वो बहुत जल्दी से आप लोग इंडियन रेलवेज की सहायता से पटरियों पे लाद कर अंदर ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखवाया कि इट इज अ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इट इज अ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवेज। तो इस पोर्ट की अच्छी कनेक्टिविटी है इंडियन रेलवेज से। अब मैं आगे चल रहा हूं और वैसे बता देता हूं जी, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट, जिसको वैसे ही बोल देते हो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, फ्राइट कॉरिडोर। इट इज अ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पोर्ट, इज अ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवेज। ये लास्ट पॉइंट था जो आप लोगों ने लिखा जेएलएन पोर्ट में, जिसको नेवा शेवा पोर्ट या नवी मुंबई पोर्ट किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं सर उस पोर्ट के बारे में जो कि इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है आफ्टर योर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, नाम है इसका मुंबई पोर्ट। इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है कोलकाता वाला, सेकंड ओल्डेस्ट ये मुंबई पोर्ट है, और थर्ड ओल्डेस्ट आपने मद्रास पोर्ट लिख चुके हो मेरे साथ। तो आइए बात करते हैं मुंबई पोर्ट की। मुंबई पोर्ट को पहले बॉम्बे पोर्ट कहा जाता था। इसके बारे में एक पॉइंट लिख सकते हैं, सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, second oldest port in India and the most busiest port in the country.
second oldest port in India and the most busiest port in the country. Second oldest in India and the most busiest port in the country. चलिए जी, तो यहां पर ज्यादातर सर क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैंडल किए जाते हैं मुंबई पोर्ट पर, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके बाद चलते हैं गोवा। गोवा के पास एक पोर्ट है जिसका नाम है मर्मगांव, मर्मगांव पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट इज मर्मगांव पोर्ट। दिस पोर्ट इज इन गोवा। और इस पोर्ट को बनाया कहां पर गया है, तो एक रिवर है सर जो अरेबियन सी में गिरती है एंड दिस इज कॉल्ड, बहुत मस्त रिवर है, गोवा के नाम पर जा रही है, रिवर है जुआरी। जो तो गोवा इज ऑल्सो द स्टेट फेमस फॉर कैसीनोज। तो आइए बात कर लेते हैं दिस मर्मगांव पोर्ट के बारे में। तो लिखिए, इट इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर जुआरी। इट इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर जुआरी, JUARI, located at the confluence of river Juari and Arabian Sea, river Juari and Arabian Sea। यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैंडल किए जाते हैं वो तो किए ही जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, लाइक बड़े बड़े क्रूज शिप्स लोगों को लेके यहीं पे रुकते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी चीजें ये हैंडल करता है। आयरन ओर, कॉटन, आयरन ओर और कॉटन। इसके अलावा दो ऐसी चीजें हैं जो इस पोर्ट के लिए स्पेसिफिक है। कोकोनट यहां पर हैंडल किया जाता है। द थर्ड वन इज मैंगनीज। मैंगनीज की वजह से इस पोर्ट का नाम मर्मगांव पड़ा है। द फोर्थ वन इज मैंगनीज, MANGANESE। दोबारा सुन लीजिए, कॉटन, आयरन ओर, कोकोनट, मैंगनीज। दिस इज मर्मगांव पोर्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। नेक्स्ट इज न्यू मैंगलोर। मैंगलोर पोर्ट सर कर्नाटका में है। न्यू मैंगलोर, MANGALORE, न्यू मैंगलोर पोर्ट। इट इज इन कर्नाटका। इस पोर्ट के बारे में लिख लेते हैं। दिस पोर्ट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गुरुपारा, एंड अरेबियन सी। तो गुरुपारा और अरेबियन सी के कॉन्फ्लुएंस पर आपको मैंगलोर पोर्ट देखने को मिलेगा। रिवर गुरुपारा एंड अरेबियन सी। चलिए जी, कौन कौन सी चीजें आप लोग इस पोर्ट से हैंडल करते हैं जो पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ी, यहां पर एक बार लिख लेते हैं। एलपीजी गैस जनरली इस पोर्ट पर मंगवाई जाती है, LPG। उसके अलावा बाकी सारी चीजें हम लोग हर पोर्ट से हैंडल कर ही लेते हैं, यहां से भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन ओर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन ओर। अभी तक आप मेरे साथ 11 पोर्ट लिख चुके हैं ना बेटा? 11 हो चुका ना? ये अपना 11th होना चाहिए शायद। 11 हो गया ना? हाँ, चलिए अब चलते हैं 12th पोर्ट की तरफ, दैट इज कोचीन पोर्ट। और वैसे देखा जाए तो ये आखिरी पोर्ट है सर इंडिया के ऊपर, क्योंकि जो 13th पोर्ट होगा ना वो अंडमान निकोबार में बना रखा है। नेक्स्ट इज कोचीन पोर्ट। कोचीन की स्पेलिंग COCHIN, केरला में है। वैसे इसको कोच्चि पोर्ट भी कहा जाता है, KOCHI। इसको आप कोच्चि पोर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, कौन कौन सी चीजें आप लोग यहां पर हैंडल करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या आपने कोचीन शिपयार्ड बिल्डर्स का नाम सुना है? एक कंपनी है कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड, CSL, सुना है? जितने भी नेवी के शिप्स होते हैं ना सर, जो इंडियन नेवी यूज करती है, INS जिसके आगे लगता है, इंडियन नेवल शिप्स, वो सारे शिप्स यही बनाती है, जिसका नाम CSL है, कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इस पोर्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वन ऑफ द शिप बिल्डिंग सेंटर्स इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द शिप बिल्डिंग सेंटर्स इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द शिप बिल्डिंग सेंटर्स इन इंडिया, और जिसकी वजह से है दैट इज CSL, कोचीन शिपयार्ड
लिमिटेड। कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा? अपन इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस कंप्लीट कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये काम करती है इस कोच्चि पोर्ट से। सारे इंपॉर्टेंट शिप्स अगर आप देख रहे हैं तो सभी इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी के शिप, बिल्डिंग शिप, रिपेयर सब। हाँ जी, सब सर सारे शिप्स बनाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी तो आईएनएस में ही आता है, ठीक है। तो ये सारे शिप्स ये सीएसएल बनाती है, और जैसे कि मैंने बोला ये सीएसएल का ऑपरेटिंग सेंटर है। ये कोचीन पोर्ट जो है, सारे इंडियन नेवी के शिप्स यही से बनते हैं, और अगर कोई खराब हो जाए तो मेंटेनेंस का काम भी यही लोग करते हैं, सीएसएल। तो अभी इन्होंने 2 शिप्स दिए हैं बनाकर, और सरपरी क्लास के एक क्लासेस भी होती है ना इनकी शिप्स की, लाइक बेस्ड अपॉन द फीचर्स। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन सी चीजें ये हैंडल करती हैं। यहां से सर कॉफी, टी, स्पाइसेस, क्योंकि केरला फेमस है इन सब चीजों के लिए, तो गुड्स यहां पे लिख लीजिए, कॉफी, टी, मसाले, स्पाइसेस, कॉफी, टी, स्पाइसेस, सॉल्ट एंड फर्टिलाइजर। अच्छा, एक कॉमन चीज यहां पर आपने देखी है, कोलकाता पोर्ट के अलावा आपने किसी पोर्ट पे चाय नहीं लिखा था। यहां पर टी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे प्लांटेशन होता है। तो केरला से 4-5 चीजें, हाँ ज्यादातर तो कॉफी के लिए है वैसे फेमस, क्योंकि टी के लिए ना आपको लीवर्ड शेप चाहिए। मतलब टी का प्लांटेशन क्या होता है, पहाड़ के पीछे जहां पे सूरज की किरणें नहीं पड़ती, टी वहीं पर उगती है। और कॉफी एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो उसको गर्मी चाहिए होती है। चाय को ज्यादा गर्मी दोगे तो चाय का पौधा मर जाएगा, तो इसलिए ज्यादा प्लांटेशन तो यहाँ पे टी की नहीं है, बट थोड़ी बहुत है। मेजरली यहां से अरेबिका कॉफी, हाँ यहाँ पर कम है, बट जो इंडिया से सबसे अच्छी कॉफी निकलती है, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, दैट इज अरेबिका। अरेबिका एक कॉफी की ईल्ड है जो हम लोग उगाते हैं। अफ्रीकन कॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, घाना में तो खैर अलग खानी है कॉफी की, बट इंडियन कॉफी इज ऑल्सो वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, अरेबिका। तो अरेबिका कॉफी के बीन्स यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो कॉफी, टी, स्पाइसेस, इसके अलावा सॉल्ट एंड फर्टिलाइजर्स, सॉल्ट एंड फर्टिलाइजर्स। अब एक इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि पोर्ट वैसे तो पोर्ट ब्लेयर है, नेक्स्ट 13th पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल भी है अंडमान निकोबार की, याद है? हाँ, अभी सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया यार, सुना है कुछ? अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम चेंज हो गया है। हाँ, इसका नाम जो अब चेंज हुआ है वो विजयपुरम है, श्री विजयपुरम। तो अब देखने वाली बात यह है कि पोर्ट का नाम चेंज करते हैं या नहीं। हाँ, पोर्ट ब्लेयर निकलता है, तो ये करंट का क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेना, इट्स नेम हैज बीन चेंज नाउ, और इसका जो नाम है वो श्री विजयपुरम है। पोर्ट ब्लेयर का अब नाम श्री विजयपुरम। ये इसी साल इसी महीने चेंज हुआ है, मतलब सितंबर मंथ में, पिछले महीने, श्री विजयपुरम। ये 13th मेजर पोर्ट है। चलिए, तो ज्यादातर ये पोर्ट सर नेवल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, अगर हम बात करें। हाँ, बेसिकली ये अपना नेवल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, क्योंकि तीनों कमांड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, तीनों कमांड यहां पर आपको देखने को मिलती है। और जो सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है इंडिया में, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, उसका नाम अलग से उतार लेना, पोर्ट का नाम है मुंद्रा पोर्ट, MUNDRA। काफी न्यूज में था ये पिछली बार, राहुल गांधी जी की वजह से। मुंद्रा पोर्ट, इन्होंने काफी क्वेश्चंस उठाए थे इस पोर्ट पर। मुंद्रा, MUNDRA, मुंद्रा पोर्ट गुजरात के कच्छ रीजन में है, मुंद्रा पोर्ट। और ये पोर्ट है किसका? अदानी पोर्ट्स का। दिस इज ओन्ड बाय अदानी पोर्ट्स। तो अगर पूछा जाए विच पोर्ट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट यही है, मुंद्रा। यहाँ पे 10 कम से कम टर्मिनल्स बना रखे हैं इन्होंने, 10 टर्मिनल, मतलब जहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं। बहुत बड़ा कैपेसिटी है यहाँ पर कंटेनर का। ज्यादातर ये जो पोर्ट है वो केवल 2-3 चीजों के लिए फेमस है, दैट इज सॉल्ट, स्पाइसेस और प्रिंटेड टेक्सटाइल्स। ये सब चीजें इस पोर्ट से एक्सपोर्ट होती है। और ये कंट्रोवर्सीज में क्यों था मैं ये भी बता दूं। अब कांग्रेस का कहना यह था कि एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स है वो काफी वॉयलेट करता है ये पोर्ट, और यहाँ पर इलीगल ट्रेड होता है ड्रग्स का, जो कि ये तो हाँ, तभी ये काफी, तभी बता रहा हूँ, अभी ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 3-4 महीने पहले की बात है। तो इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स और एनवायरमेंट
नॉर्म्स वायलेशन के लिए ये पोर्ट सबसे ज्यादा न्यूज में था। अब मैं एक बार रिपीट कर दूं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट अगर पूछा जाए तो मुंबई पोर्ट आप लोगों को लिखना है। अगर इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट पूछा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि कोलकाता में है। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट पूछा जाए तो मुंद्रा पोर्ट, अभी आप लोगों ने मेरे साथ लिखा है। इसके बाद अगर पूछा जाए इंडिया का वो पोर्ट जिसके पास सबसे बड़ी कैपेसिटी है कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी, तो आपने कोच्चि पोर्ट मेरे साथ लिखा। अगर बिजिएस्ट पोर्ट पूछा जाए तो जेएलएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में एक पॉइंट आपने डाला है, इट इज अ बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया, जेएलएन पोर्ट, जिसको हमने नेहवा शेवा पोर्ट भी लिखा था। ठीक है जी, आगे चलें। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होगी बेटा जो आपको पोर्ट्स और कोस्टल प्लेन्स के साथ लिखनी है, बस दैट्स ऑल। ये आप लोगों का कोस्टल प्लेन्स टॉपिक था। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो ये वो कोस्ट है जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे साथ लिखा, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण। मालाबार कोस्ट को जैसे मैंने बोला कि दो डिविजन है यहां पर, मालाबार और कन्नारी। कन्नारी कोस्ट इज द नेम स्पेसिफिकली यूज फॉर कर्नाटका। थोड़ा सा इधर चलते हैं तो यहां पर आप देखो वेस्ट बंगाल और नर्दर्न उड़ीसा तक की कोस्ट उत्कल कोस्ट है। सदर्न उड़ीसा और नर्दर्न आंध्र प्रदेश तक की कोस्ट को आप नॉर्दर्न सरकार लिखते हैं। सदर्न आंध्र प्रदेश से लेकर पूरा तमिलनाडु जो है ये कोरोमंडल कोस्ट में आता है। पहले कोरोमंडल कोस्ट बहुत फेमस होता था टेक्सटाइल्स के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट में जो पोर्ट्स हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा बनाना पड़ेगा, पैसे बहुत लगते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से वेस्ट कोस्ट हम लोगों की बेस्ट है। और अगर स्टेट पूछा जाए ना कि कोस्टल प्लेन्स के हिसाब से कौन सा स्टेट इकोनॉमिकली बहुत बेहतरीन है, तो गुजरात। गुजरात बहुत बेहतरीन है ट्रेड के लिए, क्योंकि गुजरात के पास दो गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात। इस वजह से ज्यादातर गुजरात में डायमंड्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, तो ज्यादातर आप लोगों को इस एरिया में केवल एक्सपोर्टर्स ही दिखेंगे। सर गल्फ पानी का वो रीजन होता है जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो। अगर बहुत बड़ा रीजन है ऐसा तो वो फिर बे हो जाता है, जैसे बे ऑफ बंगाल। और अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो फिर इसको बाइट कहते हैं। और अगर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इसको क्रीक कहते हैं, CREEK, क्रीक। तो चार नाम है चीज एक ही, पानी का वो हिस्सा जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो। हाँ जी, हाँ ओशन की बात ही करते हैं सर। तो सबसे छोटा अगर क्रैक जैसा है तो क्रीक, थोड़ा सा बड़ा है तो गल्फ, गल्फ से बड़ा है तो बे, और बहुत ही बड़ा है तो बाइट, है एक ही चीज। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहला आता है क्रीक, क्रीक के बाद आता है गल्फ, गल्फ से बड़ा हो गया बे, और सबसे बड़ा हो गया बाइट। है ये चारों चीजें एक ही चीज। और अगर इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्रीक पूछे ना, वो क्रीक, क्रैक जैसा एरिया, तो मैंने आपको शायद पिछली क्लास में ये बताया भी था, ज्योग्राफी की क्लास में ही लिखा था। गुजरात के ऊपर एक छोटा सा क्रैक है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी भिड़ती है, उसके लिए सर क्रीक। जी सर बोलो। हाँ जी, बे ऑफ बंगाल, हाँ सारे ओशन आपस में जुड़े होते हैं। बट सर ये जो मेडिटेरेनियन सी है और ब्लैक सी है, ये तो बिल्कुल कवर्ड है सराउंडिंग। ना बिल्कुल भी नहीं, मेडिटेरेनियन सी भी कवर नहीं है सर, जिब्राल्टर स्ट्रेट से जुड़ा है अटलांटिक ओशन से। ब्लैक सी के बीच में भी एक स्ट्रेट आता है जिससे वो मेडिटेरेनियन सी से जुड़ता है। इसको सी नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, इसको लेक कहना चाहिए। हाँ बट ऐसे बहुत सारे गलत नाम है, जैसे कैस्पियन सी, कैस्पियन सी बोल सकते हो सर आप, उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ कैस्पियन सी तो चारों तरफ से घिरा ही हुआ है बस, जैसे नहीं, कैस्पियन सी भी सॉल्ट वाटर ही है। कैस्पियन सी इवेपोरेशन की वजह से सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर सी नहीं है। तो सी बोल देते हैं इसको, क्योंकि पुराने जमाने से सी ही बोलते आ रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर नॉमेनक्लेचर गलत है, सही कह रहे हो आप। बट मेडिटेरेनियन सी जुड़ा हुआ है अटलांटिक से, ब्लैक सी जुड़ा हुआ है मेडिटेरेनियन से। स्ट्रेट चलते हैं इनके बीच में। स्ट्रेट होता है सर दो बड़े बड़े सागरों को जोड़ने वाला नेचुरल रास्ता। वो हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में वैसे पढ़े हैं, काफी सारे स्टेट्स मैंने लिखवाए भी हैं। तो बेटा ये वाला टॉपिक हो गया आप लोगों का, मेजर पोर्ट्स हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट मैं लेता हूं बेटा, गिरा मत देना। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आते हैं आपके पास लास्ट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। उसके बाद मेरी क्लास खत्म आपके साथ, मेरा फर्स्ट रिवीजन खत्म। दिस इज आइलैंड्स ऑफ इंडिया। और अगर मैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया की बात करता हूं सर, 1300 से ज्यादा आइलैंड्स हैं हम लोगों के पास।
इसमें से कुछ आइलैंड्स का ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या बोलते हैं? अगर किसी एक रीजन पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप आपको मिले तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कियोपेलॉजी कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार एक आर्कियोपेलॉजी है, इंडोनेशिया एक आर्कियोपेलॉजी है, और दुनिया में सबसे बड़ी आर्कियोपेलॉजी इंडोनेशिया है। 1000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं इन लोगों के पास। इनकी मतलब ये पूरी आइलैंड कंट्री ही है अगर हम मानिए। मालदीव्स भी एक आर्कियोपेलॉजी है, मॉरिशस भी एक आर्कियोपेलॉजी है, सीशेल भी एक आर्कियोपेलॉजी है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कियोपेलॉजी कहा जाता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के ये दो बड़े बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आइलैंड्स आपके पास है। सबसे पहले मैं एक एक करके यहां पर पहले मैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को समझा दूं। सबसे पहले मैं अंडमान निकोबार पर आ रहा हूं। देखिए, अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बहुत ध्यान से समझे तो सर 3 आइलैंड तो बिल्कुल जुड़ के हैं एक साथ। इसमें सबसे ऊपर वाला आइलैंड है नॉर्थ अंडमान, इसको नॉर्थ अंडमान कहते हैं हम लोग। मिडिल वाले आइलैंड को कहा जाता है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। सबसे नीचे वाला आइलैंड है साउथ अंडमान। उसके बाद एक वाटर बॉडी आती है बीच में, वाटर बॉडी सेपरेट कर दी थी, और फिर छोटा सा आइलैंड और है। इस आइलैंड का नाम है लिटिल अंडमान। और ये मान के चलिए कि लिटिल अंडमान अंडमान ग्रुप का लास्ट आइलैंड है। ये हम लोगों ने पहले भी बनाया हुआ है ना शायद। बेटा, पोर्ट ब्लेयर का नाम है श्री विजयापुरम, श्री विजयापुरम। इसमें श्री में SRI है। ठीक है यार, कॉलोनिज्म के टाइम पर है, कॉर्नवालिस के समय से चला आ रहा है, इसलिए नाम चेंज किया। इन लोगों का कहना यह है सर कि कॉलोनिज्म की बू आती है हमें कि हम कभी गुलाम थे, इसलिए उन्होंने काफी चीजें बदल दी। जैसे राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया था आज से 3 साल पहले। यहाँ पर अमर जवान ज्योति शिफ्ट कर दी, नीचे सुभाष चंद्र बोस का स्कल्पचर लगा दिया इंडिया गेट के बिल्कुल सामने। उसके बाद और क्या किया इन्होंने? हाँ, इन्होंने पार्लियामेंट हाउस चेंज किया, और पार्लियामेंट हाउस में कोई कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नहीं रखा। संविधान सभा होती थी पहले, सॉरी संविधानिक भवन होता था वो अपना ओल्ड पार्लियामेंट में, तो वो नाम भी यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। उसके बाद अब इन्होंने ये काम कर दिया, श्री विजयापुरम कर दिया इन्होंने, पोर्ट ब्लेयर से काफी सारे काम करे हैं। एक काम और भी करा है इन्होंने, मुझे याद आ गया, मुगल गार्डन्स। हम जब ऐसी नई जगह जाते हैं ना, तो इन नामों से हमें हिस्ट्री को रिलेट कर पाते हैं। नहीं कर तो पाते हैं, हाँ, बट थोड़ा बहुत सरकार भी ये बोलती है कि नहीं ठीक है गुलामी को हटाने के लिए हम लोग नाम वाम चेंज कर रहे हैं, बट नाम जितने मर्जी बदल दो, जाना तो देखो उसी नाम से जाएगा ना। जैसे मैं एक बड़ा आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल तो यहाँ पर यह है कि आज बनारस कहते हैं हम उसको, सिटी को, बनारस सिटी आज की डेट में, बट आज भी लोग उसको बनारस कम वाराणसी ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वाराणसी क्यों? क्योंकि ये जो बनारस है वो 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। ऊपर की तरफ है वरुणा, रिवर वरुणा, और नीचे की तरफ है रिवर असी। तो ये वरुणा और असी रिवर के बीच में होने की वजह से जगह का नाम वाराणसी पड़ गया। वाराणसी घाट बहुत फेमस है, सिटी का नाम वाराणसी हो जाता है। यहां तक कि एयरपोर्ट भी वाराणसी एयरपोर्ट है, बनारस एयरपोर्ट नहीं है, बट बनारस ठीक है, नाम बहुत सारी है। फिलहाल अंडमान निकोबार के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक तो 3 आइलैंड इकट्ठे आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, फिर एक वाटर बॉडी बीच में देखने को मिलती है, फिर एक छोटा सा अंडमान है लिटिल अंडमान, जो कि अंडमान ग्रुप का लास्ट आइलैंड है सर। ठीक है जी। उसके बाद एक वाटर बॉडी और है, इनके नाम भी लिखवाऊंगा अभी मैं वाटर बॉडी के, अभी फिलहाल मैं आइलैंड्स बता रहा हूं। इसके बाद सर एक छोटा सा बिल्कुल इट्टू सा आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम कार निकोबार है। ये मान के चलिए कि निकोबार ग्रुप का ये पहला आइलैंड है, कार निकोबार। उसके बाद बहुत सारे निकोबार के आइलैंड यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा आइलैंड अंडमान निकोबार ग्रुप का अगर कोई है तो वो ये है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। दिस इज कॉल्ड ग्रेट निकोबार। और अगर मैं ग्रेट निकोबार के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊं जो हमने इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, ग्रेट निकोबार का ये वाला पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसी पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सी आपको और देखने को मिलेगा सर, एक वाटर बॉडी और है, और इस वाटर बॉडी के बाद 150 किलोमीटर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोपेलॉजी शुरू हो जाता है, इंडोनेशिया।
दिस इज इंडोनेशिया। अब मैं इन वाटर बॉडीज के नाम आपको बता दूं। पहली वाली वाटर बॉडी जो अंडमान, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करती है, इस वाटर बॉडी का नाम डाला डंकन पैसेज। इसको ये लोग डंकन पैसेज कहते हैं। फिर वो वाटर बॉडी जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है, इसका नाम डाला 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। फिर वो वाटर बॉडी जो इंडिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, दिस इज कॉल्ड ग्रैंड चैनल, इसको ग्रैंड चैनल कहते हैं। इसी तरीके से कुछ निकोबार में भी लिखोगे, पहले इसको उतार लो एक बार, फिर अंडमान निकोबार के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बता दूं। ये सब चीजें वैसे स्लाइड्स में मैंने लिखी हुई हैं, बट यहां पर आपको उसको बनाने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और भी है बेटा, जो शायद आप लोगों से वो पूछ लें, मेरे हिसाब से पूछ सकता तो है ही। ये नॉर्थ और मिडिल अंडमान, पहले देख लो बेटा, नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बराबर में एक आइलैंड है यहां पर, दिस आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड, शायद कहीं पर पढ़ा हो इसको। बैरन आइलैंड इंडिया का एकमात्र वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो आपको यही देखने को मिलेगा। लाइक नहीं, यहां पे कोई नहीं रहता सर, ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। थोड़ा सा ऊपर और जाओगे ना तो ये नॉर्थ अंडमान के ऊपर ये वाला आइलैंड, यहां पर भी कोई नहीं रहता। आइलैंड का नाम है नारकॉन्डम आइलैंड, नारकॉन्डम आइलैंड। और यहां पर इंडिया का डोरमेंट वॉल्केनो है। सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो डोरमेंट ही होते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो क्या होते हैं? जो पिछले 20-25 सालों से फटे नहीं है। इनको इनएक्टिव तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये फटते हैं तब आवाज बहुत तेज होती है। एक्टिव, हाँ, एक्टिव वॉल्केनोस बहुत शांति से इसमें से लावा बाहर निकल जाता है। हाँ, इरप्शन इसमें होता रहता है, इसलिए बहुत स्मूथली। तो डोरमेंट वॉल्केनो ज्योग्राफी में सबसे खतरनाक वॉल्केनो माने गए हैं। तो नॉरकॉन्डम वॉल्केनो जो है वहां पर हमारे पास डोरमेंट है। बैरन आइलैंड के ऊपर एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को मिलता है। इस पॉइंट को एक बार उतार लोगे, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अच्छा, अगर आपसे अब ये पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम इन्होंने अब चेंज करके कर दिया, मैं बड़ा थोड़ा नीचे कर रहा हूं, शायद आप लोगों को दिखे ना, ऑनलाइन वालों को, जिसका नाम इन्होंने चेंज करके कर दिया श्री विजयापुरम। ये कौन से आइलैंड पर है? तो कैपिटल सर इधर है, मैं यहां पर हैश बना रहा हूं, ये हैश कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जिसको अब इन्होंने बोल दिया श्री विजयापुरम। और इस आइलैंड पर एक माउंटेन भी देखने को मिलता है। माउंटेन हम जनरली ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। नॉर्थ अंडमान में एक माउंटेन है विच इज कॉल्ड सैडल पीक। सैडल पीक 737 मीटर की हाइट है इसकी, और ये हाईएस्ट माउंटेन है पूरे अंडमान और निकोबार ग्रुप का, सैडल पीक। डंकन, ये 10 डिग्री चैनल। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आर्कियोपेलॉजी को आप लोग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहते हैं। आर्की PELA। एक बार ये उतार लो, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो स्लाइड्स में नहीं होंगे। बट आज किसी की फर्स्ट क्लास तो नहीं है। देवांश, गिनी, मुनीत की तो नहीं है, प्रतिमा, प्रीति, प्रियांश की भी नहीं है, रत्ना जी की भी नहीं होगी, सोनालिका आपकी शायद। बेटा बच्चों को समझ में आ रहा है आप सभी को जो भी क्लास में चल रहा है? ज्योग्राफी में कुछ भी लिंक नहीं होता पिछली क्लास से। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं जनरली। प्रतिमा सेड यस, मुनीत, देवांश यस, प्रतिमा, और बाकी सब बच्चे बेटा गिनी, देवांश, आप लोग, देवांश यस, रत्ना यस, सोनालिका यस। चलिए जी, आज बेटा लास्ट क्लास है जीएस की, इसके बाद रिवीजन क्लासेस लगेंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले पढ़ेंगे, फिर आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी शुरू। वरुण जी यस। डोरमेंट वॉल्केनो है नारकॉन्डम, NARCONDAM, नारकॉन्डम आइलैंड। जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ वो उतारना आपने, नारकॉन्डम आइलैंड।
सर हम जीएस में क्या कंप्लीट कराते हैं? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये इंडियन ज्योग्राफी। अब रिवीजन मतलब ये कि इसमें टेस्ट हो करें, पूरा टेस्ट है नहीं, डिवीजन मतलब जो पढ़ाया है उसी को दोबारा पढ़ाऊंगा, बट थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और होगी उसमें। हाँ, नहीं क्विक रिकैप तो नहीं होगा सर, पूरी क्लासेस एज इट इज लगेंगी, बहुत सारे बच्चे नहीं भी है। हाँ सर बिल्कुल आओगे यार। जी बेटा, तबीयत तो ऐसी ही है। हो गया जी, चलिए। तो अंडमान निकोबार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार उतार लेते हैं जी। तो लिख लीजिए, अंडमान निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। अंडमान निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। क्या रह गया मुझे बताओ? हाँ जी, इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर कंसिडर्ड, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी Andaman Nicobar Islands are considered, Andaman and Nicobar Islands are considered the extension of Purvanchal, the extension of Purvanchal hills. Andaman and Nicobar Islands are considered the extension of Purvanchal hills. मतलब देखो यार, बड़ी गजब चीज है। ये लोग बोलते हैं सर, ये लोग बोलते हैं यहां से चलते हैं हिमालयास, एक हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। क्या आपने पढ़े हैं मेरे साथ ना? इस टाइम तो थे आप। ये जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है ना हिमालयास का नीचे, ये साउथवर्ड, इसको पूर्वांचल कहते हैं आप। पूर्वांचल हिल्स हैं ये। तो एक थ्योरी है, वो थ्योरी आप ना इसके ब्रैकेट, इस पॉइंट के ब्रैकेट में डाल देना। थ्योरी है अराकन योमा। अराकन योमा थ्योरी क्या बोलती है मैं वो बता रहा हूं। अराकन योमा थ्योरी ये बोलती है, सर इंडियन प्लेट एशियन प्लेट को आज भी आगे की तरफ धक्का मार रही है। और हम लोगों ने पढ़ा था, जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में भिड़ती हैं फोल्डिंग होती है। याद आ गया? ये पिछली क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। फोल्डिंग की वजह से हिमालयास बाहर निकल रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि इसी की लाइन में ये हिमालयास आपको, सॉरी, ये अंडमान निकोबार के आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो शायद अरबों खरबों सालों के बाद ये माउंटेन चेन पूरी डेवलप हो जाएगी। ये धीरे धीरे पानी से ऊपर निकल रहे हैं। समझ में आया? ये अराकन योमा थ्योरी बोलती है कि सर ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक्चुअली में पूर्वांचल हिल्स का ही एक्सटेंशन है। मतलब इंडोनेशिया तक ये पूरी चेन आपस में जुड़ी हुई है। और जो चीजें नीचे से ऊपर निकल रही होती है ना सर, वो हाई सीज्मिक जोन्स में आती है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड अर्थक्वेक के जोन 5 में आते हैं। या ऐसा नहीं है कि यहां पर अर्थक्वेक आने की बिल्कुल आशंका नहीं है, यहां पर हाई अर्थक्वेक जोन में आते हैं ये पूरे आइलैंड्स। इसलिए बैरन और नारकॉन्डम को खाली करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से सर वॉल्केनो कभी भी फट सकते हैं। ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, पूछिए क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ये अराकन योमा थ्योरी है जो मैंने अभी आपको लिखवाई। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हिमालयास को म्यांमारी अराकन योमा रेंज कहते हैं। जिसको आप हिमालयास बोलते हो, उसी हिमालयास को म्यांमार में अराकन योमा कहा जाता है। तो म्यांमार के ही साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया था, इसलिए उनके नाम पर थ्योरी का नाम डाल देते हैं अराकन योमा थ्योरी। हालांकि कितना सच है कितना झूठ ये तो खैर बाद नहीं पता लगेगा। अभी तो ये निकल नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, जैसे कि मैंने बोला कि ये अराकन योमा थ्योरी के अंतर्गत पूर्वांचल हिल्स का ही एक्सटेंशन है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। ये आइलैंड्स सर फेमस है एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीशीज ऑफ क्रैब। ये क्रैब जो है ये नॉनवेज नहीं खाता, क्रैब केकड़ा।
और कहा जाता है कि ये कोकोनट के हार्ड शेल को अपने हाथों से तोड़ देता है, कोकोनट जैसे हार्ड शेल को अपने हाथों से तोड़ देता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्रैब है और दुनिया का सबसे बड़ा भी है। क्रैब का नाम है जाइंट रॉबर क्रैब। तो लिख लीजिए, दिस आइलैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर लार्जेस्ट This island is also famous for the largest and the rarest species of crab. This island is also famous for the largest and the rarest species of crab. C-R-A-B. For the largest and the rarest species of crab. Crab का नाम लिख लीजिए, giant robber crab. G-I-A-N-T, giant robber crab. काफी खतरनाक क्रैब माना जाता है, हालांकि आपको मारेगा नहीं, हार्मफुल नहीं है। और नहीं सर, बहुत भारी है, बहुत बड़ा क्रैब है और चढ़ जाता है ये कोकोनट के पेड़ पर और कोकोनट जैसे हार्ड फ्रूट को अपने हाथों से काट देता है, तोड़ देता है। मतलब आप समझिए कितना ताकतवर होगा जाइंट रॉबर क्रैब। ऐसी स्पीशीज बहुत दुनिया में बहुत कम है, तभी मैंने बोला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीशीज ऑफ क्रैब है। फिर बात करते हैं सर इसी आइलैंड पर पेलियोलिथिक एज के। पेलियोलिथिक मतलब स्टोन एज, जब आपने पढ़ी थी हिस्ट्री में ना, जब हम लोग स्टोन एज में थे तब स्टोन एज को 3 कैटेगरी में बांटा था हमने, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। यहाँ पे लिथिक का मतलब स्टोन होता है, पेलियो का मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक का मतलब मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी इंडिया में। तो यहां पर पेलियोलिथिक एज के लोग रहते हैं, नाम है सेंटिनल्स। सेंटिनल प्रजाति का नाम है, ट्राइबल्स, जो अंडमान निकोबार में रहती है। और सेंटिनल एक आइलैंड है इनका अलग से। 2004 की सुनामी में काफी इफेक्ट हुआ था, बट कहा जाता है एक भी सेंटिनल मारा नहीं गया था, एक भी सेंटिनल, क्योंकि इन लोगों को उसी जमाने की लाइफ जी रहे हैं ये लोग। आज भी आप लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, सेंटिनल्स पर जाना अलाउड नहीं है। आइलैंड पर जाओगे बिल्कुल जाओगे, हाँ, और जा सकते हो, बिना पूछे जा सकते हो, बट एक बार जैसे आप जाओगे एक मच्छर जैसी कुछ चीज चुभेगी और फिर उसके 10-15 सेकंड के बाद एक बहुत ही शांतिपूर्वक मौत मिलेगी आपको, क्योंकि ये मार देंगे आपको हाथ की हाथ। सेंटिनल्स कहा जाता है कि एनिमल्स का बिहेवियर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं ये लोग, इसलिए एनिमल का बिहेवियर किसी भी डिजास्टर से पहले चेंज होने लगता है। तो कहा जाता है 2004 की सुनामी के बारे में हमको नहीं पता था, इन सालों को पता लग गया था, इसलिए ये लोग पहले ही हाइट पे जाकर बैठ गए थे, कोई नहीं मरा सेंटिनल्स में। तो यहां पे लिख लेते हैं, दिस आइलैंड इज ऑल्सो होम, दीज आइलैंड्स आर ऑल्सो द होम, दिस आइलैंड इज ऑल्सो द होम टू द पेलियोलिथिक पीपल, दिस आइलैंड इज ऑल्सो द होम टू द पेलियोलिथिक पीपल, दैट इज सेंटिनल्स, टू द पेलियोलिथिक पीपल, that is sentinels, SENTINEL, that is the sentinels, SENTINEL, sentinel। और कहा जाता है कि सर इस पूरी अर्थ के ऊपर ये लास्ट ह्यूमंस हैं, बस लास्ट ह्यूमंस जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में नहीं है। मतलब कोई मॉडर्नाइजेशन यहां पर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती, आज भी उसी एज में जी रहे हैं। अजीब तो क्या ही है सर, हमारा संविधान ये बोलता है भले ही आपको वो ना करे, आप लोग क्या कहते हैं, भले आप संविधान वगैरह कुछ जानते ना हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपको सिटीजन मानता ही है ना। तो इनके ट्राइबल राइट्स को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर किसी भी इंसान को विदाउट परमिशन जाने नहीं देते। 2016 में गया था कि अमेरिकन जर्नलिस्ट बिना पूछे मारा गया। हाँ, तो ये बात जैसे मैंने बोला छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। फिर आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट आइलैंड आपके पास आ जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब हेडिंग डाल दीजिए लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब मैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में आपको 2-3 चीजें बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बहुत सारे हैं इधर। वैसे तो लक्षद्वीप एक संस्कृत और मलयालम वर्ड से बना हुआ वर्ड है। लक्षद्वीप का मतलब है ग्रुप ऑफ 1 लाख आइलैंड्स, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें 1 लाख से ज्यादा आइलैंड हो। बट ओरिजिनली लक्षद्वीप में 36 आइलैंड ही है।
ओरिजिनल 36 ही है। लक्षद्वीप जो वर्ड है ये संस्कृत और मलयालम भाषा से बना हुआ, जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ 100,000 आइलैंड्स। अब आपको बता दूं बेटा, लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स ऊपर ही है, केवल एक आइलैंड है जो नीचे है और वो सबसे बड़ा भी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड सबसे अलग है। इस आइलैंड का नाम है मिनिकोय। आइलैंड का नाम है मिनिकोय। लक्षद्वीप आइलैंड से मात्र 200 किलोमीटर दूर रह जाता है मात्र 200 किलोमीटर यहां से दूर है मॉलडीव्स। ये आपके पास मॉलडीव्स आ गया। तो अब मैं वाटर बॉडी के बारे में बता दूं, वो वाटर बॉडी जो इंडिया और मॉलडीव्स को अलग करती है और वो वाटर बॉडी जो लक्षद्वीप के बाकी सारे आइलैंड्स को मिनिकोय से अलग करती है। तो एक वाटर बॉडी जो आपको नीचे लिखनी है, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। इस वाटर बॉडी का नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल को इंडिया और मॉलडीव्स अलग करता है। और इसके ऊपर एक वाटर बॉडी है 8 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड्स को मिनिकोय से अलग करती है। तो सर चैनल होता है वाटर बॉडी, ठीक है। और यहां पर 9 डिग्री 8 डिग्री क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ग्लोब के ऊपर बहुत सी लाइन चलती हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो जिस डिग्री के ऊपर ये लाइन आ रही है उसका नाम उसी डिग्री के वाटर बॉडी के नाम पर उसका नाम पड़ा दिया, और कोई बड़ी स्पेसिफिक चीज नहीं है। चलिए, उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हीं सब आइलैंड्स में से सर एक कावारती है। अब मैं इन्हीं सब आइलैंड्स की बात कर लेता हूं। एक तो यहां पर कावारती है। कावारती आइलैंड कैपिटल है लक्षद्वीप की। कावारती आइलैंड तो कैपिटल है। लक्षद्वीप का मैप अगर आप खोलेंगे तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। एक लक्षद्वीप में पीटी आइलैंड है, पीटी आइलैंड। ये पूरा की पूरा पीटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी है। ये पूरा पीटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी है। एक इसी लक्षद्वीप आइलैंड में अगाटी आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। अगाटी आइलैंड, यहां पर केवल एयरपोर्ट बना रखा है, ओनली 8 स्टेप। तो आपका जहाज अगाटी आइलैंड में ही लैंड करेगा, उसके बाद आपको जेटीज लेनी पड़ेंगी। लक्षद्वीप आइलैंड भी अंडमान निकोबार की तरह यूनियन टेरिटरी है। हाँ, ये पूरा जो पीटी आइलैंड है ये पूरा बर्ड सेंचुरी है। और गजब चीज आपको बता दूं, ये किसी टेक्टोनिक प्लेट्स के भिड़ने की वजह से बाहर नहीं निकले हैं। कोई टेक्टोनिक प्लेट्स के भिड़ने से ये बाहर नहीं निकले हैं। इन पूरे के पूरे आइलैंड्स को कोरल आइलैंड कहा जाता है। कोरल क्या होते हैं सर? ये पानी में रहने वाले जीव है जो पौधे जैसे दिखते हैं, रंग बिरंगे से कलर के होते हैं। तो कोरल के डिपॉजिट की वजह से ये आइलैंड बने हैं। तो ये पूरा कोरल डिपॉजिट है। और जो आइलैंड कोरल आइलैंड्स होते हैं ना, वहां पर ना तो कोई माउंटेन होता है, तो इस पूरे आइलैंड में ना तो कोई माउंटेन है, ना कोई वैली है। माउंटेन नहीं होगा तो वैली कहां से होगी? और ना कोई रिवर यहां पर चलती है। कोई रिवर नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, कोई वैली नहीं है। कोरल आइलैंड्स की ये खास बात है। मतलब ये सब ये इंडिया एशिया से भिड़ने से पहले, हाँ जी, ये हो सकता है कि इंडिया जब एशिया से जो टकराया होगा उससे पहले एग्जिस्ट करते हैं। कुछ भी कह सकते हो सर, क्योंकि कोरल पानी में रहने वाले जीव होते हैं, पत्थर की तरह दिखते हैं बट रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, तो कोरल तो कभी भी आ सकता है। और कोरल के डिपॉजिट होने की वजह से ये पानी से ऊपर निकले हैं और कभी भी पानी में डूब भी सकते हैं। कहते हैं ना कि मॉलडीव्स ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहली, मतलब सबसे पहली कंट्री जो खत्म हो जाएगी वो मॉरिशस और मॉलडीव्स ही है। अगर ये पानी का लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा, सी लेवल, तो मॉरिशस मॉलडीव्स के साथ हमारा लक्षद्वीप भी जाएगा अगर गया। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, पानी से ऊपर नहीं है, पानी से बहुत ऊपर नहीं है, और ये ना इसकी हाइट बढ़ रही है क्योंकि कोरल आइलैंड है। किसी तरीके का कोई टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट नीचे हो भी नहीं रहा है। तो मैं लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता दूं। आइए एक बार लिख लेते हैं जो आप लोगों के स्लाइड्स में नहीं होगा। तो लिख लीजिए लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स is a group of 36 islands. Next point. Lakshadweep is a word made up of Sanskrit and Malayalam.
लक्षद्वीप इज अ संस्कृत एंड अ मलयाली वर्ड, ऐसे लिख लीजिए, लक्षद्वीप इज अ संस्कृत एंड मलयाली वर्ड, लक्षद्वीप इज अ संस्कृत एंड मलयाली वर्ड विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ, लक्षद्वीप is a Sanskrit and Malayali word which means a group of 100,000 islands, which means a group of 100,000 islands, a group of 100,000. तो 100,000 का मतलब 1 लाख ही हो गया सर, which means a group of 100,000 islands. Next point. Lakshadweep, the name Lakshadweep was adopted on 1st of November 1973. The name Lakshadweep was adopted on 1st of November 1973. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, comes under the jurisdiction of Kerala High Court, comes under the jurisdiction of Kerala High Court, comes under the jurisdiction of Kerala High Court. हाँ जी, मानता मतलब अच्छा, ये नहीं पता था. तो केरला हाई कोर्ट इसका, और अंडमान निकोबार सर वो कोलकाता हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है, वहां पे तमिलनाडु मतलब मद्रास हाई कोर्ट नहीं चलता. नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है ही है, हाई कोर्ट का यहाँ पर बेंच है. तो जैसे अंडमान निकोबार के जो लोग अगर हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो उनको कोलकाता जाने की जरूरत नहीं है. कोलकाता हाई कोर्ट का एक बेंच अंडमान निकोबार में है, तो वहां जाओ आप. और जनरली बेंचेस होती हैं कैपिटल में, तो कावारती ट्रेवल करना पड़ेगा. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो ऑफ कोर्स है ही, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होगा ही. तो ये उसकी केरला हाई कोर्ट की उसमें जुरिडिक्शन में आता है. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड 280 to 480 kilometers away from, these islands are located 280 to 480 kilometers away from the coast of Kerala. These islands are located 280 to 480 kilometers. These islands are located at 280 to 480 kilometers away from the coast of Kerala. Away from the coast of Kerala. और लास्ट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, बाकी सब चीजें तो मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिखी दी है. फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑन दिस आइलैंड. फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑन दिस आइलैंड. जो फिशिंग है वो इस आइलैंड पर मेन ऑक्यूपेशन है. इसके तरीके से ये आइलैंड्स के कुछ ग्रुप है, और कुछ और भी आइलैंड्स आपके पास और भी हैं. ये आइलैंड बेटा मैं ना आपको स्लाइड में बना के भेजूंगा ग्रुप में, आपको बता दूं कौन से कुछ और आइलैंड है. एक एक दो आइलैंड्स हैं बाकी अब सब, क्योंकि ग्रुप तो खत्म ही हो गया. एक आइलैंड है सर जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंटेस्टेड है. आइलैंड का नाम है न्यू मूर आइलैंड, न्यू MOORE, न्यू मूर आइलैंड. ये आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के, सॉरी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंटेस्टेड है. तो सम अदर आइलैंड्स के ऊपर आ जाते हैं इंडिया के कुछ और आइलैंड्स. इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं न्यू मूर आइलैंड के बारे में. न्यू मूर आइलैंड, और इसमें मैं जरूर बात करूंगा उस आइलैंड के बारे में जो इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था. याद आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कच्छ तेऊ आइलैंड के बारे में भी आप एक बार पढ़ेंगे. तो अगर मैं न्यू मूर आइलैंड के बारे में बात करता हूं तो कहा जाता है कि ये आइलैंड पानी से एकदम से बाहर आ गया था 1970 में. और 1970 में आया कब? एक साइक्लोन की वजह से. साइक्लोन का नाम था भोला. तो भोला साइक्लोन की वजह से ये आइलैंड से बाहर, मतलब पानी से बाहर आया 1970 में. आज की डेट में ये आइलैंड कंट्रोवर्शियल है और कंटेस्टेड है. ये कंटेस्टेड आइलैंड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश.
इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस आइलैंड को लेकर लड़ाई चल रही है कि ये किसका है और क्यों चल रही है, मैं ये भी बता दूं। क्योंकि दोनों कंट्रीज को लगता है कि इस आइलैंड पर पेट्रोलियम और गैस मिल सकता है। पेट्रोलियम और गैस आपको पता ही है भैया, और फिर तो मजा ही आ गया, क्योंकि ना इंडिया के पास है ना बांग्लादेश के पास, दोनों ही मंगवाते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ कंटेस्टेड क्यों है, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड या एंटीसिपेटेड। हाँ जी सर, पाकिस्तान के ऊपर एक पढ़ी थी न्यूज आपने, दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व मिल गया इन्हें, इनके पास। हालांकि अभी 100% श्योर नहीं है ये लोग, क्योंकि खोद के निकालने के भी पैसे नहीं है ना। एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहां पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की वजह से दोनों कंट्री भिड़ी पड़ी है इसके ऊपर। फिर अब आता है यार सर, किसकी टेरिटरी में आता है तो वो ले लेना। प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये आइलैंड बिल्कुल देख दाग कर निकला है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, और ये बॉर्डर पर होने की वजह से ये दोनों कंट्रीज भिड़ रही है। अगर इंडिया के पास में होता फिर तो अपन लोग हड़प ही लेते ना। तो ये इंडिया बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो समझ ही नहीं आ रहा किसके पास जाए किसके पास। हाँ, तो सेटलमेंट होने को आ ही नहीं रहा ना। क्यों? और इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि अब वो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट को लग रहा है कि जो नीचे से निकलता ना आइलैंड, वहां पर पेट्रोल और नेचुरल गैस बहुत सारी मिल जाती है, और हम तो वैसे ही भी पागल हैं इन सब चीजों के लिए। तो ये वाला आइलैंड हो गया न्यू मूर आइलैंड। इसके बाद एक दूसरा आइलैंड बता रहा हूं सर, माजुली। नेक्स्ट आइलैंड है माजुली। शायद आप लोगों ने सुना होगा इसको, नहीं सुना तो बता दूं। जनरली आइलैंड्स हम लोगों ने ओशंस में ही पढ़े हैं, है ना जी। मगर अगर मैं माजुली आइलैंड की बात करूं तो ये आइलैंड रिवर के ऊपर है। ये एक रिवराइन आइलैंड है, रिवर के अंदर ये आइलैंड निकला, और दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। दिस इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ये, जिसका नाम है माजुली। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। कौन सी रिवर के ऊपर है भाई और किधर है? ब्रह्मपुत्र रिवर। रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है और असम में है। माजुली आइलैंड इज ओवर असम, इज इन असम। तो ये माजुली के ऊपर कुछ लिख लेना, इसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूं। चले नेक्स्ट, थर्ड आइलैंड का नाम लिख लीजिए। थर्ड आइलैंड का नाम है ऑयस्टर रॉक। ऑयस्टर रॉक। पहली बात तो ये आइलैंड है किधर? अवे फ्रॉम मुंबई। मुंबई के बिल्कुल पास में है ऑयस्टर रॉक आइलैंड, और ये पूरा की पूरा आइलैंड इंडियन नेवी यूज करती है। इट इज ओन्ड बाय इंडियन नेवी। पूरा आइलैंड इंडियन नेवी यहां पर ओन करती है। दिस इज ऑयस्टर रॉक। मुंबई के पास में एक आइलैंड और है, एलिफेंटा आइलैंड। सर मुंबई महाराष्ट्र से थोड़ा ही दूर है। नेक्स्ट अगला आइलैंड है अपना बुचर आइलैंड। बुचर आइलैंड भी सर मुंबई के पास में है, अवे फ्रॉम मुंबई। और गजब चीज, यहां पर ना बहुत गहरे गहरे अपने वो खोद रखे हैं कुएं, ये समझ लो कि कंटेनर्स हैं, और इन सब कंटेनर में हम क्रूड ऑयल स्टोर करके रखते हैं। तो यहां पर ऑयल टर्मिनल है, तो फेमस फॉर ऑयल टर्मिनल। ये ऑयल टर्मिनल के लिए फेमस है, यहां पर ऑयल वगैरह आप लोग स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद मुंबई से ही थोड़ा दूर एक आइलैंड और है, लास्ट, एलिफेंटा आइलैंड। एलिफेंटा आइलैंड्स। कभी मुंबई जाइए तो 150 रुपीज की फेरी चलती है वहां से, एलिफेंटा आइलैंड तक लेके जाएगी आपको। एलिफेंटा आइलैंड फेमस है एलिफेंटा केव्स के लिए। ये भी मुंबई से दूर है,
सब मुंबई के पास में ही है ये, एंड इट इज फेमस फॉर एलिफेंटा केव्स। ऐसे अजंता एलोरा की गुफाएं है ना जी, वैसी एक गुफाएं और है मुंबई में, एलिफेंटा केव्स। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर मैं आंध्र प्रदेश के पास चलता हूं। आंध्र प्रदेश के पास एक आइलैंड है श्री हरिकोटा, यहां से हम लोगों के सारे स्पेस प्रोग्राम वगैरह लॉन्च होते हैं। ये लिख लोगे तो मुझे बताना, फिर आगे चलता हूं। हो गया। नेक्स्ट आइलैंड है श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा आइलैंड आंध्र प्रदेश के पास में है, अवे फ्रॉम एपी, एंड इट इज ओनली यूज फॉर सैटेलाइट लॉन्च। पूरे के पूरे आइलैंड को बस सैटेलाइट लॉन्च के लिए यूज करते हैं। यहां पर कोई नहीं रहता, कोई सोसाइटी नहीं है, यहां पर कोई मानव की बस्ती नहीं है, सब साइंटिस्ट वगैरह यहां पर रहते हैं और उन्हीं के लिए कैंटीन्स वगैरह बना रखी है आपने। और इसी श्री हरिकोटा आइलैंड पर एक सेंटर खोल दिया हमने, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो हमारे भारत का सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको इसी आइलैंड पर देखने को मिलता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर को SHAR के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलूं जी। फिर मैं उस आइलैंड के बारे में बता रहा हूं जिस आइलैंड पर जाकर कहा जाता है कि भगवान श्री राम का कैंप लगा था। उस आइलैंड पर, तमिलनाडु के पास में है। नाम है इस आइलैंड का पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड, और भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं तो पंबन आइलैंड को आप रामेश्वरम आइलैंड भी कहते हैं। रामेश्वरम आइलैंड। सर रामेश्वरम आइलैंड से ही होकर जाते हैं धनुषकोडी तक। धनुषकोडी वो जगह है, मतलब पहले कहते हैं कि ये धनुषकोडी वो जगह है जब भगवान श्री राम ने सागर से बोला था कि मुझे रास्ता दे दो लंका तक, अब हट जाओ, और सागर ने हटने के लिए मना कर दिया था और भगवान श्री राम ने बाण चढ़ा लिया था, तो वो धनुषकोडी इसलिए फेमस है। तो पंबन आइलैंड ये इंडिया श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है, बिटवीन इंडिया श्रीलंका। हमारे पास आता है, ये श्रीलंका को नहीं दिया, इंडिया श्रीलंका के सेंटर में है। रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं आप लोग। और है किधर किधर, तो पंबन आइलैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से धनुषकोडी का रास्ता निकलता है। इट प्रोवाइड वे टुवर्ड्स धनुषकोडी, और धनुषकोडी तक का इलाका इंडिया में आता है सर। कभी तमिलनाडु घूमने जाएं तो धनुषकोडी जरूर होकर आना। रामेश्वरम आइलैंड से ही आप धनुषकोडी तक जा सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइलैंड जो बहुत कंटेस्टेड रहा और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में भी बोला, आइलैंड का नाम है कच्छ टेऊ। कच्छ टेऊ आइलैंड। कच्छ टेऊ। कच्छ टेऊ आइलैंड आपको बता दूं ये पाक स्टेट पर लोकेटेड है। इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो स्टेट है उसको पाक स्टेट कहते हैं। तो इट इज लोकेटेड इन पाक स्टेट। पाक स्टेट में लोकेटेड है। 1974 में हमने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था, गिवन टू श्रीलंका इन 1974 बाय देन PM इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ये आइलैंड दे दिया था, ये सोचकर ये आइलैंड दिया गया था कि शायद इंडिया और श्रीलंका के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट्स का वन टाइम सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम लोग श्रीलंका को आइलैंड दे देंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका एक बारी में सॉल्यूशन खत्म, मतलब दोनों दोस्त दोस्त। बट ऐसा हुआ नहीं, और इंडिया ने दिया क्यों? हमने ये दिया ये सोचकर कि हमारे लिए तो क्या ही इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि 2 साल बाद 1974 में दिया और 1976 से यहां पर फिशिंग इंडस्ट्री बढ़ने लगी। अब फिशिंग के लिए बहुत फेमस है ये आइलैंड। तो हमारे मछुआरे जब जाते हैं तो श्रीलंकन नेवी उनको पकड़ लेती है, मतलब हमको वहां पर मछली पकड़ने नहीं दिया जाता। मगर जब इसको 1974 में दिया गया था ना सर,
तब किसी भी एग्रीमेंट में, मतलब जो ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों में, ज्वाइंट एग्रीमेंट में फिशिंग के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। मतलब ज्वाइंट एग्रीमेंट को अगर पढ़े तो यह माना जा सकता है कि दोनों ही देशों के मछुआरे यहां पर आ सकते हैं। और अगर मैं कच्छ तेऊ आइलैंड के बारे में बात करूं तो यहां पर एक चर्च है, एक बार मुझे चर्च का नाम देखना पड़ेगा, बट अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, बहुत पुरानी चर्च है सर, और उस चर्च का साल में एक बार प्रोग्राम होता है कच्छ तेऊ में। तो इंडियन और श्रीलंकन जो क्रिश्चियंस हैं वो इस चर्च में जाते हैं, सेंट एंथनी चर्च। हाँ, तो सेंट एंथनी चर्च यहाँ पर है और साल में एक बार प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम में जाने के लिए इंडियन जो क्रिश्चियंस हैं उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो श्रीलंका ये बोलता है कि कोई बात नहीं, आप बिना वीजा के आ सकते हैं। तो यहाँ पर केवल होम है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट एंथनी चर्च के लिए फेमस है ये, सॉरी एंटोनी, सेंट एंटोनी श्राइन 1905 में बना हुआ है ये। तो इस आइलैंड पर केवल यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज की डेट में फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों देश भिड़ते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग नाउअडेज। जयललिता याद होगा आपको, कहाँ की थी सीएम? अरे नहीं, जयललिता कहाँ की सीएम थी भाई? ऑनलाइन वाले, हाँ अब तो स्वर्गीय हो गई। जयललिता का नाम क्यों लिया मैं वो भी बताता हूं। तमिलनाडु, बिल्कुल। जयललिता ने सर 2009 में केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में, यह बोलकर कि कच्छ तेऊ आइलैंड दिया गया था हमसे बिना पूछे। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैं पॉल साइंस, अभी आपने पॉल साइंस नहीं पढ़ा है, सर बोल रहे हैं पॉल साइंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाता तो बाइलिंगुअल ही हूं। तो पॉल साइंस में आपको बताऊंगा, जब स्केड्यूल नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया की टेरिटरी मेंशन्ड है, तो अगर कोई भी चीज किसी को गिफ्ट करो या किसी से लो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, तो वो सब चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अगर ये आइलैंड 1974 में दिया था तो अमेंडमेंट कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ नहीं। तो जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोला कि इन्होंने इलीगली ये आइलैंड दे दिया था। जबकि तमिलनाडु में जो पार्टी चलती है वो डीएमके है, कांग्रेस की काफी अच्छी एलाई है, मगर कच्छ तेऊ आइलैंड पर कांग्रेस का बिल्कुल साथ नहीं देते ये लोग। और जब फिशिंग राइट्स वगैरह के ऊपर पंगा पड़ना शुरू हुआ ना, तो इंडिया ने यूनिलेटरली ये बोल दिया कि हमारे मछुआरे चलो अब नहीं जाएंगे। यार तुम अगर उनको पकड़ोगे, और बहुत गंदा सलूक करते थे ये लोग इंडियन फिशरमैन के साथ, तो आगे जाके पंगा ना हो, इसलिए हम लोगों ने फिशिंग राइट्स विड्रॉ कर लिया। हमने बोला कोई नहीं यार, जाने मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं सर, अगर ये आइलैंड आज आप लेते भी हो ना, तो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस फिर बिगड़ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, श्रीलंका के ऊपर चाइना का बहुत कर्जा है। तो अगर ये आइलैंड आप लेते भी हो, फोर्सफुली लेते हो, तो ये तो वो बात होगी कि श्रीलंका को अपने ही हाथों से चाइना की गोदी में बिठाना, और श्रीलंका कितना ही दूर है हम लोगों से, तो हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन है। उसके बाद सर मणिपुर में ना आपको फुमडीज देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ना फुमडीज किस लिए इंपॉर्टेंट है, फुमडीज को कहा जाता है फ्लोटिंग आइलैंड्स। इसको इंग्लिश में फ्लोटिंग आइलैंड्स कहते हैं, फुमडीज। और ये मणिपुर में देखने को मिलते हैं, फाउंड इन मणिपुर, फुमडीज। और मणिपुर में इसी फुमडी के ऊपर एक नेशनल पार्क बना हुआ है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसी फुमडी के ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड है, नेशनल पार्क। और आपको बता दूं, इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। और ये केबुल लामजाओ पार्क फेमस है संगाई डियर के लिए। ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। संगाई डियर को फ्लोटिंग डियर भी बोलते हैं, पानी में उछल उछल के चलता है ये संगाई डियर। कभी वीडियो देखना है इसकी। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क केवल लोग संगाई डियर देखने के लिए जाते हैं। तो फुमडीज मणिपुर में फेमस है, फ्लोटिंग आइलैंड आप इसको बोलते हैं। चलिए, यहां पर हो जाती है आपकी ज्योग्राफी खत्म। अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल पॉइंट्स पर जो आपको इसके बाद पढ़ना है। देखो जी, ये आइलैंड्स हो गए,
जो मैंने अभी आपको पढ़ा है। इंडिया में वैसे 1256 आइलैंड है टोटल मिला के। 572 आइलैंड्स तो बे ऑफ बंगाल के हो गए, अंडमान निकोबार के, और 36 आइलैंड्स आपने लक्षद्वीप के लिख लिए। ये स्लाइड खत्म होगी तो नेक्स्ट स्लाइड वैसे मैंने भेजी हुई है बच्चों को। ये इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टेबल्स बनाए हैं मैंने। जी जी जी, बेटा नंबर लिख लो, मुझे मैसेज कर दो ना, मैं ऐड कर दूंगा। बेटा ये पहले वाले में अगर आप देखोगे ना तो इसमें मैंने इंडिया की सॉइल्स बता रखी है, सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसमें टोटल मिला के 8 सॉइल्स हैं। जहां पे टिक किया हुआ केवल वही सॉइल्स पढ़नी है, और जो जो ऊपर वो है एम्बार्क्ड है केवल उन चीजों को याद करना है। फिर उसके बाद ये इंडिया की रिवर्स है, सारी रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है, कहां से निकलती है, कितनी लेंथ है और कहां पर गिरती है। अगर जैसे आप ये देखो रावी रिवर, रावी का डेस्टिनेशन चेनाब लिखा हुआ है, इसका मतलब रावी रिवर चेनाब में खाली हो जाती है, इसका मतलब रावी ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। तो इस मैप को पढ़कर समझ जाओगे, अगर कोई रिवर किसी रिवर में खाली हो रही है तो जिस रिवर में वो खाली हो रही है वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। समझ में आ गया जी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कुछ 36, 30, 40 के आसपास की रिवर्स हैं। अगर घूम फिर के क्वेश्चन आना होगा तो इस पर आ जाएगा रिवर्स के ऊपर। हिमालयन रिवर सिस्टम अच्छे से यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, हर एक रिवर की ट्रिब्यूटरी दिखा रखी है मैंने सारी। इंडस रिवर सिस्टम आ गया, इंडस रिवर में 5 रिवर्स मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर रखी है, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज और रावी। ये सारी रिवर इंडस में ही गिरती है। रिवर इंडस वैसे तिब्बत से निकलती है। इसको देखा जाए तो ये कहा जा सकता है हर दुनिया में हर 5वां इंसान जो पानी पी रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ तिब्बत। तिब्बत इज अ होम टू ग्लेशियर्स, बहुत सारे फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स। तो ये रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं आपके पास। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आ गया गंगा रिवर सिस्टम। ये पूरा गंगा का रिवर सिस्टम है। गंगा कैसे बनती है, देव प्रयाग कौन से प्रयाग है, ये 5 प्रयाग आते हैं उत्तराखंड में, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद गंगा निकलती है। प्रयाग का मतलब है जहां पर 2 नदियां मिलती हो। अगर विष्णु प्रयाग की बात कर रहा है तो धौली गंगा अलकनंदा मिलती है, नंद प्रयाग की बात कर रहा है तो नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। फिर यहां पर ये पूरा की पूरा मैंने वैसे लिख दिया, पंच प्रयाग में कौन कौन सी रिवर मिलती है यहां पर लिखा हुआ है। गंगा रिवर सिस्टम के बाद आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया यमुना रिवर सिस्टम। इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम मैंने यहां पर कवर करी है। ब्रह्मपुत्रा, फिर मैंने पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स उठा ली, इसमें आपके पास नर्मदा आ गया, फिर तापी रिवर आ गई, नेक्स्ट गोदावरी रिवर, उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ेंगे महानदी, महानदी के बाद कृष्णा, फिर आएगा कावेरी, एंड द लास्ट यहां पर कावेरी के बाद कुछ नहीं है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और उनके निकनेम्स है। ये रीजन नहीं पढ़ना है आपको, बट बहुत ही कीड़ा चल रहा हो तो पढ़ सकते हो, पूछेगा नहीं वो। जैसे गुंटूर को कहते हैं सिटी ऑफ चिलीज, रेड चिलीज के लिए फेमस है ये। तिरुपति बालाजी को कहते हैं स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा है, इसको कहते हैं द प्लेस ऑफ विक्ट्री। विशाखापट्टनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी, ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट, गोवा ऑफ द ईस्ट, ऐसे कई सारे नाम हैं। जैसे डिब्रूगढ़, ये नालंदा बिहार का, इज कॉल्ड द लैंड ऑफ नॉलेज। भगलपुर बिहार में, इज कॉल्ड सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ में भिलाई है, स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया आप इसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से झारखंड में आपके पास जमशेदपुर है। जमशेदपुर को टाटा नगर कहा जाता है क्योंकि टाटा इंडस्ट्री सारी जमशेदपुर में बेस्ड है। इसके बाद आगे बात करेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और उनके निकनेम्स हैं। फिर आपके पास आ जाती है इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। हेलो, बस 10 मिनट में। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया में कोलेरू लेक, सांभर लेक, पुष्कर लेक, लोनार लेक। सर लोनार लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है महाराष्ट्र में आज से 50,000 साल पहले एक एस्टेरॉइड गिरा था, एस्टेरॉइड टकराया था, उस एस्टेरॉइड के गड्ढे में जो पानी भरा हुआ है ना, आज वही है लोनार लेक। इंडिया की एकमात्र एस्टेरॉइड मेड लेक है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, पुलिकट लेक, लोकटक लेक, शास्ताथुम कोट्टा लेक, वेम्बनाड लेक, चिल्का लेक, दल लेक जम्मू कश्मीर की। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम यहां पर है, कहां पर है और किस लिए फेमस है। फिर उसके बाद आता है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स आता है ना, जलप्रपात। तो ये सारे वाटरफॉल्स आ गए। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में कुंचिकल वाटरफॉल्स है, इसका नाम मत भूलना। ये वाटरफॉल्स के नेम आ गए, इसके बाद ये खत्म। तो लास्ट स्लाइड सारी स्टैटिक है, ठीक है। यहाँ पर वन वर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आएंगे तो केवल स्टैटिक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछने वाली होती है वो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो स्टैटिक चीजें हैं, इसमें पढ़ना चाहो तो उसमें पढ़ सकते हो, अगर छोड़ भी दे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, आगे अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जुडिशरी के अलावा,
ऐसे सी है तो उसमें तो खैर ये भर भर के आते ही हैं ऐसे।